हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। और आपकी ज़िंदगी चल रही है? बढ़िया चल रही है। कल से आज में कुछ फ़र्क आया हो ज़िंदगी में या नॉर्मल चल रही है? कुछ नया किया हो पिछले 24 घंटे में पढ़ाई के अलावा? हाँ नहीं, पढ़ाई भी नया है सर, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये भी ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में रेशियो जो है हमने किया था, अच्छे से याद हुआ कि याद नहीं हुआ? याद हो गया होगा। चलो जल्दी से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। रेशियो की डेफिनेशन: रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। तो रेशियो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कंपेयर जो है करना है। कंपेयर करने के लिए ये कंसेप्ट जो है बनाए। अगर कंपेयर नहीं करें तो रेशियो कोई अस्तित्व जो है नहीं है। उसके बाद फिर रेशियो को एक्सप्रेस करने का तरीका वो क्या है? अगर 3 टर्म्स हैं, ए इज टू बी इज टू सी, 4 टर्म्स हैं, इज टू डी, 5 हैं, इज टू ई। अगर 2 टर्म्स हैं, ए इज टू बी या फिर ए अपॉन में बी, उसके बाद नामकरण किया। ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट। बी को क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म कॉन्सिक्वेंट। सी को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म कॉन्सिक्वेंट। डी को क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म कॉन्सिक्वेंट। मतलब फर्स्ट टर्म एंटीसेंट, बाकी सारी टर्म्स को एक ही नाम दिया कॉन्सिक्वेंट। फिर आगे बढ़े, हमने कहा जब ये रेशियो निकालेंगे तो लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आना चाहे आप ला सकते हैं। तो लोवेस्ट फॉर्म अगर इंटीजर में बन सके तो क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे? कमेंसुरेबल। और इंटीजर नहीं बन सकती, कुछ भी कर लें, तो इनकमेंसुरेबल। फिर और आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ रेशियोज। तो भाई हमने कहा अगर ए अपॉन में बी एक रेशियो है, पहला कौन सा आया? इनवर्स रेशियो, वो क्या हो गया? बी अपॉन में ए। नेक्स्ट कौन सा आया? डुप्लीकेट रेशियो, वो क्या हुआ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट कौन सा आया? ट्रिप्लीकेट रेशियो, ए क्यूब बी क्यूब। नेक्स्ट कौन सा आया? सब डुप्लीकेट रेशियो, रूट ए रूट बी। नेक्स्ट कौन सा आया? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्यूब रूट ए क्यूब रूट बी। नेक्स्ट कौन सा आया? कंपाउंड रेशियो, वो क्या होता है? सबको मल्टीप्लाई जो है करना। और लास्ट कौन सा आया? कॉन्टिन्यूड रेशियो। उसके लिए क्या चाहिए मेरे को? कुछ ना कुछ लिंकिंग चाहिए, कुछ कॉमन होगा, उनकी वैल्यूज को सेम बनाना है, कॉन्टिन्यूड रेशियो जो है बनकर आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम का पढ़ा था। 3 बेसिकली वैरायटी कहूंगा, 2 ही वैरायटी जो है होती है। आपको रेशियो गिवन होगा, मे बी प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल रेशियो, करंट रेशियो, कुछ भी आपको रेशियो जो है गिवन होगा। और एक एक्चुअल वैल्यू हमेशा जो है गिवन होगी। अगर एक्चुअल वैल्यू एंटीसेडेंट से या कॉन्सिक्वेंट से मैच होती है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यूनिटरी मेथड। तो भाई अगर एंटीसेडेंट की वैल्यू गिवन है, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कॉन्सिक्वेंट गिवन है, यूनिटरी मेथड जो है लगाएंगे। और अगर वैल्यू ना तो एंटीसेडेंट की गिवन ना कॉन्सिक्वेंट, फिर क्या करेंगे? फिर मेरे को एक इक्वेशन जो है बनानी पड़ेगी, तब मेरे को x पुट करना पड़ेगा। भाई 3x 2x पुट किया, फिर उस रिलेशन से प्लस भी हो सकता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी करके एक इक्वेशन बनाऊंगा, उससे x की वैल्यू जो है आ जाएगी। x की वैल्यू आई तो एंटीसेडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों की वैल्यू जो है आ जाएगी। कंफर्टेबल है? लो जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? यहां तक कीजिए। कल आपने होमवर्क कर लिया होगा? हाँ जी। लो एक बार इनको माइक जो है दे दें। होमवर्क अभी थोड़ी देर में डिस्कस जो है करेंगे, उससे पहले उनको माइक जो है, माइक हमेशा सेंटर से जो है आपको मिलेगा। सर जो पाई होता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो होता है? हाँ, क्या सर हम पाई को हम कह सकते हैं इट्स अ रेशियो बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। पाई होता वही है। ठीक है, पाई आपको शायद बताया था और शायद वही चेक करें। भाई एक सर्कल है, सर्कल का अगर हम सर्कमफ्रेंस, यहां से हमने सर्कमफ्रेंस लिया, उसको मैंने सी से डिनोट करता हूँ, इसका मेजरमेंट लिया और मैंने इसको अगर डिवाइड किया, हाँ, या इसको मेजर किया, ये क्या हो गया? डायमीटर। इन दोनों का जब रेशियो निकाला, रेशियो ही है, तो ये क्या आता है? पाई जो है आ जाता है। अगर डायमीटर को इस साइड ले जाऊं तो पाई इंटू डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ आर। और तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर जो है बनता है। तो पाई यही एक वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो निकाला, वो क्या बना था? पाई। पर ये वैल्यू क्यों आई, आज तक किसी को लॉजिक जो है नहीं मिला। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर, इलॉजिकल नंबर जो है हम कह देते हैं। कंफर्टेबल ने? लो जी, यहां तक किसी को और कुछ भी पूछना हो, लास्ट में माइक जो है दे दीजिए। सर आपने बताया था कि हम रेशियोज की फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, जैसे ए अपॉन बी है, ए अपॉन बी है, और हम उसको किसी और के साथ जैसे चेंज नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन दिया था कि पहले आया था सर। लेकिन थोड़ा सा और समझा, मैं समझ नहीं पाया। ए अपॉन बी एक रेशियो है सर। यस सर, आपने बोला था कि हम इसको ऐसे दूसरी फॉर्म में नहीं लिख सकते कि सर जैसे आपने पहले क्वेश्चन दिया था एक,
मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था आपने। ऐसे मुझे याद नहीं है, याद दिलाओ। चलो ठीक है, आप अपनी क्वेरी पर आ जाओ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आगे नहीं क्वेरी बताएं, माइक नहीं दें, क्वेरी बताएं, क्वेरी क्या है, मैं शायद समझ पाऊंगा। हाँ सर फिर कंपाउंड रेशियो में तो हमने मल्टीप्लाई करके उसकी फॉर्म ही चेंज कर दी। अच्छा, मैं समझ गया कि सर रेशियो में हमने कहा सर रेशियो में आइडेंटिटी सबकी सेम जो है रहती है, पर वही चेक करो अगर डुप्लीकेट रेशियो है फॉर्म चेंज कर दी, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ द साइड किया तो एक नया रेशियो बन गया, वो रेशियो खत्म हो गया, मैंने एक नया रेशियो जो है बनाया है। अगर ट्रिप्लीकेट करता हूं तो पुराना रेशियो तो अलग था, एक नया रेशियो बनाया, उसको मैंने क्या कहा, ट्रिप्लीकेट रेशियो जो है किया। कंपाउंड रेशियो एक नया रेशियो है, पुराने बहुत सारे रेशियोज थे, ए अपॉन में बी, मान लीजिए सी अपॉन में डी, ई अपॉन में एफ, ये अलग अलग रेशियोज हैं, इनको इकट्ठा की एक नई रेशियो बना रहा हूं, मैं एक नई रेशियो बना रहा हूं, वो क्या हो गया, ए सी ई अपॉन में बी डी एफ। इस रेशियो का इस रेशियो, ये सब अलग है, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है। थोड़ा सा समझाता हूं, आपने शायद ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पढ़ा होगा, आपने फिर सेल्स टर्नओवर रेशियो पढ़ा होगा, ऐसे कई रेशियो। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट और एसेट का अगर रेशियो निकालना चाहता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, एक नई रेशियो जो है मेरी जो है आ जाएगी। तो मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स एक रेशियो निकालना, मे बी सेल्स अपॉन में एसेट एक नया रेशियो जो है बनाया। अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट और एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे को जो है चाहिए। तो मैंने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स एक रेशियो आपने शायद क्लास 12 में जो है पढ़ी होगी, एक रेशियो है सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, एक अलग रेशियो जो है आती है। अब मैं सोच रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी इन्वेस्टमेंट करता हूं उससे प्रॉफिट कितना जो है निकाल रहा हूं, तो मेरे को इन दोनों का रिलेशन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, जीपी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड का एक नया रेशियो जो है बनकर आ गया। ये अपना एक रेशियो है, इसकी भी अपनी अहमियत है, कितनी सेल्स करूं उससे कितनी ग्रॉस प्रॉफिट जो है आता है, इस रेशियो की अपनी अहमियत है। इस सेल को करने के लिए कितना पैसा मुझे एम्प्लॉय जो है करना पड़ेगा। अब मैं एक नई सोच रहा हूं कि इतना पैसा एम्प्लॉय करके कितना प्रॉफिट जो है कमा पाऊंगा, ये एक नया रेशियो जो है मैंने बनाया। तो ये भी अपने लेवल पर इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको भी पूरी इंपॉर्टेंस जो है दी है और इनकी मदद से मैंने एक नया कंपैरिजन जो है किया बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, एक नया कंपैरिजन जो है कर रहा हूं। ये भी रिलेटेड चीजें हैं, मेरे लिए जरूरी है, मैंने कंपेयर जो है कर लिया है। यदि बात समझ आती है, इसलिए मैं कॉन्टिन्यूएंट रेशियो की मदद भी ले सकता था, इसलिए मैंने कंपाउंड रेशियो की मदद भी जो है ले ली है। लो जी, और किसी को और कुछ भी पूछना हो, लो जी, किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई डाउट नहीं है, डाउट्स आप लेते जाएं, जितने डाउट्स लेंगे उतने कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे उतना कॉन्फिडेंस जो है आएगा। और सारी स्टोरी वही है, कॉन्फिडेंस अगर सीए में आ गया, सीए फर्स्ट शॉट में होता है, और अगर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा तो दिक्कत जो है आ जाती है। चलो एनीवेज, मेरा अगला टॉपिक जो है प्रपोर्शन है, पर वही अगर बात करें भाई, छोटा सा टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, टॉपिक का नाम था रेशो। अगर वैसे अगर बताऊं, ये रेशो अपने आप में ही एक पूरा सब्जेक्ट है, मतलब ये रेशो मेरे चैप्टर 1 का एक छोटा सा टॉपिक है, पर अगर वैसे बताऊं ये रेशो अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। मतलब अगर आप मुझे 1 साल अगर दें तब भी शायद मैं रेशो पढ़ाकर टॉपिक पूरा जो है नहीं हो सकता। अभी रेशो इतना बड़ा वास्ट टॉपिक है भाई, पर क्योंकि आप सीए प्रोफेशन में हैं तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को रोकना जो है पड़ता है, इसलिए हमने अपने आप को थोड़ा सा लिमिट जो है कर दिया। पर अगर रेशो की बात करें तो आप किसी भी फील्ड में अगर जाएं, हर फील्ड में शायद ये टॉपिक के बिना आप आगे जो है नहीं बढ़ सकते। इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम अ बेस्ट डांसर, रेशो उसको चाहिए। इफ यू वांट्स टू बिकम अ बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट म्यूजिशियन, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट आर्किटेक्ट, कुछ भी अगर व्यक्ति को बनना है तो शायद रेशो हर लेवल पे जो है उसको चाहिए। इवन अगर मेरे को जितना पता है भाई, अगर भगवान की बात भी करें, आपकी बॉडी भगवान ने जो क्रिएट करी है, अगर आप ध्यान से देखें, आपकी पूरी बॉडी की एग्जिस्टेंस भी रेशियो पे ही जो है हुई है। आप जब छोटे से थे, अब आप इतने छोटे थे, थोड़े से बड़े थे, अब आप जब बड़े होते जा रहे हैं, आपकी बॉडी का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एक रेशियो में जो है चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी का सिर्फ हाथ लंबा हो गया, किसी की आंखें बड़ी हो गई, पूरा शरीर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा,
पूरा शरीर बढ़ रहा है और एक रेशो में जो है बढ़ रहा है भी, पूरा शरीर एक रेशो में। तो भगवान ने जब आपको जो क्रिएट किया इस बॉडी को एक रेशो, एक पैरामीटर्स में जो है उन्होंने जो है बनाया। छोटा सा बच्चा, उसका भी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑलमोस्ट आपके जैसा है। उसके हाथ छोटे से हैं और हाथ जब बड़ा हुआ तो 5 उंगलियां बड़ी हुई या एक ही उंगली किसी की बड़ी हो रही है? ऐसा तो नहीं इनकी सिर्फ पहली उंगली बड़ी हो रही है, आपकी दूसरी, आपकी तीसरी, आपकी चौथी, सबकी ऐसी उंगलियां बड़ी हो रही है। तो वही चेक करें। और अगर शायद अगर आप देख पाए इसमें सबकी यही वाली फिंगर सबसे बड़ी होगी, छोटे से बच्चे की भी शायद यही बड़ी होगी और बूढ़े से बूढ़े की भी यही फिंगर सबसे बड़ी है। अगर शायद आप देख पाए तो शायद जो लास्ट फिंगर है, जितना मुझे पता है, एक बार चेक करो, लास्ट फिंगर आप ज्वाइन करो तो मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड लास्ट फिंगर का ये जो कट है यही आसपास आ रही होगी। ऐसा नहीं किसी की फिंगर बहुत छोटी सी रह गई या किसी फिंगर इतनी ज्यादा लंबी जो है हो गई। सबकी फिंगर ऑलमोस्ट यहीं पर आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? छोटे से बच्चे का भी चेक करेंगे, उसकी फिंगर भी यहीं तक पहुंचती है बड़े से। और वही चेक करें भाई, जब छोटा सा बच्चा था एक रेशो में बना और जहां तक मुझे उम्मीद है फर्स्ट ये वाली फिंगर और ये फिंगर, ये ऑलमोस्ट फिंगर भाई थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा पर ऑलमोस्ट फिंगर बराबर पे है। और ये फिंगर स्लाइटली सी जो है ये बड़ी है। ऐसा तो नहीं ये फिंगर बहुत डबल होगी, किसी की डबल फिंगर आ रही हो या किसी की हाफ पे रह गई हो, ऐसा तो नहीं है। सबकी ऑलमोस्ट एक सिमेट्री। और वही जैसे जैसे एज होती है आपकी फिंगर्स बढ़ रही हैं, पर इसी एज के हिसाब से जो इस रेशो में जो है बढ़ रही है। सिर्फ फिंगर्स की बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना किसी का सिर्फ ये हाथ बड़ा है दूसरा हाथ नहीं बढ़ा। अगर ये वाली फिंगर बड़ी है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली फिंगर भी जो है बड़ी होगी। दोनों हाथ, ऐसा तो नहीं किसी का हाथ ये वाला छोटा है ये बड़ा है या ये बड़ा ये छोटा सा है, ये तो बड़ा ही नहीं और बाय गॉड ये जो है बढ़ते ही चला गया। दोनों हाथ अगर चेक करोगे बिल्कुल सेम सिमेट्री आती कि नहीं आती? नमस्ते करके देखो जरा। हाँ जी, सेम सिमेट्री नीचे ज्वाइन करोगे, सेम आ रहा है या किसी का बड़ा या किसी का छोटा आ रहा है? किसी का बड़ा छोटा आ रहा है तो भाई डॉक्टर को दिखाना, मेरे पास मत आना। ठीक है। एनीवेज, पर अगर बात करें तो भाई सब कुछ एक रेशो में जो है चल रहा है। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन आपकी बॉडी जो है बनी है। और कमाल की बात है, ऐसा नहीं कि अगर ये हाथ बड़ा है तो पैर नहीं बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ये हाथ बड़ा है तो आंखें अभी भी छोटी सी 1 साल के बच्चे की हैं, उनकी आंखें छोटी थी, आंखें बढ़ रही हैं। पूरा शरीर जो है आपका बढ़ता जो है जा रहा है। पूरा सारा काम जो है रेशो में जो है चला। आई होप आपने शायद कभी बचपन में सुना होगा कि मे भी शायद आपने भी एक्सरसाइज जो है करी होगी, पेरेंट्स ने आपको लटका दिया होगा, बेटा लटका करो हाइट लंबी हो जाएगी। ऐसा सुना है कि नहीं सुना? कितनों ने सुना है ऐसे? ऑलमोस्ट सबने। तो लटके थे नहीं लटके थे? हाँ जी, बस हो गया। अब ज्यादा यहाँ पे नहीं लटकना, यहीं पे खड़ा ऐसे करके ले बेटा चलो। तो वही व्हेन आई वाज अ चाइल्ड तो वही मेरे को भी सबने, पेरेंट्स ने या सबने कहा तो भी लटका करो हाइट जो है लंबी हो जाएगी। आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर्ड, मतलब पता नहीं, आई यूज्ड टू बी वेरी स्क्वेयर्ड कि लटका दिया तो लटकने से हो क्या रहा है? सिर्फ आप लटक रहे तो यहीं पर स्ट्रेच पड़ता है। तो मेरे को डर लगता था कि यार हाथ लटके, हाथ लंबे हो गए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। सोचो हाथ लंबे हो गए, शरीर लंबा नहीं, हाथ लंबे ही चले गए। तो मेरे को बड़ा डर सा जो है लगता था कि यार ये तो लॉजिक पे उतर ही रहा कि कह रहे आप लटक जाओ पूरी हाइट लंबी हो जाएगी। तो मैं कहता था मम्मी हाथ मतलब हाथ लंबे हो जाएंगे, पैर लंबे कहाँ होंगे? तो ये बड़ा गड़बड़ जो है हो जाता। तो मेरे को बड़ा डर जो है लगता था। आपको लगता था या नहीं लगता था? अच्छा, आप सो रहे थे, लटकाते लटकाते क्या फर्क पड़ता है। मैं शायद थोड़ा सा जाग रहा था तो मेरे को, तो मैंने पूछा भी था मम्मी ये बताओ लटकने से हाइट लंबी का कोई लॉजिक है? सबने कहा हमें नहीं पता भाई, लटकते हैं तो चुपचाप लटक जाए हाइट लंबी हो जाए। पर अब धीरे धीरे शायद लॉजिक जो है शायद मिलना शुरू हुआ। ऐसा नहीं होता कि हाथ अगर लंबे होंगे पूरी बॉडी लंबी जो है नहीं होगी। आप सबके चेक कर लेना, आप सब अगर खड़े होने की जरूरत नहीं, आप सबके हाथ यहीं पर जो है आ रहे होंगे। भाई आपके इधर से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा नहीं किसी का हाथ यहीं पर रह गया हो या किसी का हाथ इतने लंबे जुराबों तक पहुंच गए हो, ऐसा तो नहीं होगा। भाई सबके हाथ यहीं पर एक नॉर्मल जो है सबके हाथ यहीं पर आ रहे हैं। तो जितनी स्ट्रेचिंग आपने करी होगी, जितना मुझे अब समझ आता है, जितनी स्ट्रेचिंग करी, अगर हाथ लंबे हो रहे हैं तो उसके रेशो में पूरी बॉडी जो है एक्सपैंड जो है होती है। तो धीरे धीरे बात जो है समझ आई कि भाई शायद रेशो की एप्लीकेबिलिटी, तो मैं कहूंगा हर फील्ड के अंदर शायद रेशो जो है आते हैं। आप में से ड्राइंग सबको आती है नहीं आती? ड्राइंग में इंटरेस्ट, अच्छा फेस बनाना सबको आता है? फेस, कितने को फेस बनाना बड़ा अजीब सा, जो फेस बनाते कुछ अलग ही बन जाता है, कितने को ऐसा होता है? हाँ जी, ऑलमोस्ट जो मेरे को पता है कि भाई पेंटिंग्स में सब कुछ बन जाता है, सन मून लैंड वाटर सी बन जाएगा, पर बाय गॉड इंसान का चेहरा नहीं बनता। इंसान बनाते कुत्ता बन जाता है पर इंसान जो है नहीं बनता। पर बड़ी कोशिश करी कि इंसान का चेहरा जो है बना दे, बाय गॉड वो कभी भी जो है नहीं बना। खुद बनाते खुद को डर लगता था मैंने क्या बना दिया। तो वही
आज चलो आउट ऑफ कोर्स लेके जा रहा हूं, सिर्फ रेशियो समझ जाओ, आज के बाद आप इंसान का चेहरा बहुत ब्यूटीफुली जो है आप बना लेंगे। आपको चाहे ड्राइंग आती हो ना आती हो, सिर्फ रेशियो समझ लें, मैं कहूंगा आप आज के बाद कैसा भी चेहरा, इंसान का चेहरा अगर बनाना चाहें आप जो है बना सकते हैं। चलो कोशिश करता हूं थोड़ा सा, फिर हम अपने आगे टॉपिक की तरफ जो है आएंगे। तो भाई सिंपल सा है, अगर आपको फेस अगर बनाना है, फेस की बात करें 1:1 का रेशियो है, बिल्कुल फेस 1:1 के रेशियो में जो है चलता है। तो भाई मैंने सेमी सर्कल और इधर से भी सेमी सर्कल जो है बनाया, ठीक है जी। 1:1 के रेशियो में मेरे को भाई ड्राइंग इतनी नहीं आती, पर मुझे पता है सारा काम रेशियो में जो है चलेगा। तो सर्कल कैसा भी बना लें, अगर आप इसको ऐसा बना रहे हैं तो भी इसको भी ऐसा ही जो है बना देना। ये मत करना कि चेहरा इतना बड़ा जो है जा रहा है। तो जैसा आपका मन करे आप उस प्रकार से भी जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड एक चेहरा जो है बना लेना। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज है जो शायद आपने नहीं ध्यान दिया होगा, आपकी आंखें, आपकी आंखें कहां पर है, इस पूरे फेस में कहां पर आती हैं, सेंटर में या अपर सेंटर में या लोअर सेंटर में? कमाल की बात है, बिल्कुल सेंटर में आती है। अभी देख लेते हैं, चलो भाई चेक करें। तो इसका बिल्कुल मैंने हाफ जो है किया और इधर से हाफ जो है किया। 1:1 के रेशियो में जो है मैं जा रहा हूं और मैंने कहा अब बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। तो जितना डिस्टेंस इधर आंखों पर आएगा, जितना डिस्टेंस इधर आंखों पर आ रहे हैं, उतनी डिस्टेंस पे आपको इधर आंखें जो है बनानी है। तो भाई सिंपल सा है, जिधर इधर आंखें उधर। सर किसका चेहरा बना रहे हो? बेटा भी देखो, ये मेरा चेहरा नहीं है, इंसान का जो है बन रहा है। तो भाई सिंपल सा बिल्कुल सेंटर में, आपने कभी ना चेहरा देखा नहीं, आज घर जाके देखना, बिल्कुल सेंटर में जो है आंखें जो है आएंगी। उसके बाद 1:1 के रेशियो में आप जो नीचे आया 1:1 बिल्कुल सेंटर इसका लिया, यहां से आपकी नोज जो है शुरू होती है। तो भाई ये मैंने नोज जो है बनाई, ठीक है जी। उसके बाद 1:1 के रेशियो में फिर मैंने यहां पर कट किया, मैंने यहां पर कट किया बिल्कुल सेंटर। अब लिप्स जो है, जितनी लिप्स यहां पर आ रही हैं उतनी ही लिप्स यहां पर जो है आ जाएंगी। नहीं बन रहा है? सच्ची बताओ, ये चेहरा नहीं बन रहा? हाँ सर बन रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, वेरी गुड। ये तो सर बिल्कुल आपके जैसा लग रहा है। कोई बात नहीं, फिर आप आगे चेक कर लें। फिर आपके ईयर्स वही 1:1, जितने ईयर्स यहां पर हैं उतने ही यहां पर जो है आ जाएंगे। तो भाई ये आपके ईयर्स जो है आ गए। हाँ हाँ ठीक है जी, चेक करो, ये आपकी आंखें बड़ी बढ़िया सी जो है बन गई। आई बॉल्स जो है लगा लेते हैं। लो जी, ये बनाया। आईब्रोज जो है भी मैंने जो है बना दी हैं और इसको फटाफट से कंप्लीट कर लें। तो आप चेक कर लें, बन गई। अब लो जी, अब आप चेक कर लें। अब ठीक है, बस खोपड़ी बाल नहीं थे तब तक परेशानी हो रही थी, जैसे बाल आगे अब लग रहा है हाँ यार अब तो इंसान का चेहरा जो है बन गया है। मतलब रफ डायग्राम कैसे भी शुरू करो, इंसान का चेहरा जो है बन जाएगा। इफ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट आर्टिस्ट, मैं कहूँगा पहले रेशियो जो है आप समझिएगा। रेशियो पूरी बॉडी का पूरा रेशियो जो है चल रहा है। आप कैसा भी, जो मैं कह रहा हूँ ना, बेस्ट डांसर बनना हो, बेस्ट म्यूजिशियन बनना हो, बेस्ट क्रिकेटर बनना हो, सारी स्टोरी रेशियो में जो है आ जाती। अब ये बिल्कुल चेहरा है जब आप क्लास 12th में थे। अब फाउंडेशन में आए तो बॉयज की बात करें कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर इंटर में आओगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, फाइनल में आओगे कुछ ऐसा हो जाएगा, फाइनल क्लियर नहीं हुआ तो ये बढ़ जाएगा। तो भाई उसके बाद फिर नहीं कह पाऊंगा। तो ठीक है जी, तो भाई एनीवेज, तो भाई सिंपल रेशियो जो है बन रहा है। और मैंने कहा ना भाई अब मेरी मजबूरी है, मैंने कहा ना रेशियो, अगर सिर्फ रेशियो पढ़ाने का मन करे मैं 1 साल तक आपको हर चीज में रेशियो जो है पढ़ा सकता हूँ, पर मजबूरी है क्योंकि आपने पैसे दिए हैं सिर्फ सीए पढ़ने के लिए, तो मेरे को अपनी नॉलेज को लिमिट करना पड़ेगा सिर्फ सीए में। तो भाई एट द एंड सीए के अंदर भाई अकाउंटिंग रेशियोज हम सारा जो है पढ़ेंगे, पर रेशियो अपने आप में जो कहा बहुत यूनिवर्सल एप्लीकेशन जो है आ जाती है। ठीक है जी, पर चलो एनीवेज अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है आए और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है प्रपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका आया प्रपोर्शन। लो जी,
छोटे छोटे टॉपिक हैं, डेली एक एक टॉपिक जो है हम करते जाएंगे। तो आज की क्लास समर्पित करते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है प्रपोर्शन और लिखें इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D, कॉमा देन A, B, C and D are said to be in proportion. हेलो जी, रेशियो प्रोपोर्शन दोनों नॉर्मली सिनोनिम्स में जो है चलते हैं, पर हल्का सा फर्क है, उसको आज समझते हैं। हमने कहा A अपॉन में B एक रेशियो है। A अपॉन में B हमने क्वांटिटीज को कंपेयर किया। C अपॉन में D एक दूसरा रेशियो है, उसको मैंने कंपेयर जो है किया। मे बी करंट रेशियो A अपॉन में B, डेट इक्विटी रेशियो C अपॉन में D, अलग रेशियोज हैं। रेशियो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है, प्रोपोर्शन रेशियो को कंपेयर जो है करता है। तो भाई A अपॉन में B मैंने करंट रेशियो निकाला, एक वैल्यू जो है आई होगी। मैंने C अपॉन में D डेट इक्विटी रेशियो निकाला, एक वैल्यू जो है आई होगी। हो सकता है करंट रेशियो की वैल्यू डेट इक्विटी से ज्यादा आ जाए, हो सकता है करंट रेशियो की वैल्यू डेट इक्विटी से कम आ जाए, हो सकता है ये दोनों वैल्यू सेम जो है आ जाए। हमने कहा अगर ये वैल्यू सेम हो गई, अगर ये दोनों रेशियोज की वैल्यू सेम हो गई, तब इन चारों टर्म्स को हम कहते हैं ये क्या है, प्रोपोर्शन में जो है आ जाते हैं। तो बस इतनी सी बात है, अगर दो रेशियोज की वैल्यू सेम आ जाए तो इन चारों टर्म्स को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन का नाम जो है दे दिया। तब इसी को दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, एन इक्वालिटी, an equality of two ratios, an equality of two ratios is known as proportion. An equality of two ratio is known as proportion. तो भाई दो रेशियोज अगर इक्वल हो जाएं तो इन चारों टर्म्स को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन में जो है कह देते हैं। जैसे रेशियो हमने समझा, ऐसे ही प्रोपोर्शन समझा, फिर रेशियो में क्या किया था, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं वही सेम यहाँ पर जो है सीख रहे हैं। अब प्रोपोर्शन को एक्सप्रेस करने का तरीका, तो भाई प्रोपोर्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, प्रोपोर्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, हमने कहा A अपॉन में B एक रेशियो है, उसको लिखने का तरीका A इज टू B, रेशियो में ऐसे एक्सप्रेस किया था। C अपॉन में D एक रेशियो है, उसको लिखने का तरीका C इज टू D, और दोनों इक्वल आ जाएं तो यहाँ पर ऐसे सिंबल जो है आ जाते। तो हमने क्या कहा, A इज टू B इज इन प्रोपोर्शन विद C इज टू D। चाहे तो आप ऐसे लिख लें, या A अपॉन में B A इज टू B का एक और तरीका आपको पता है, वो क्या होता है, A अपॉन में B, ऐसे ही C अपॉन में D। जब ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर इक्वालिटी साइन जो है आप लिख सकते हैं। तो भाई प्रोपोर्शन को लिखने का तरीका A इज टू B इज इन प्रोपोर्शन विद C इज टू D। ये हमने क्या कहा, A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D। कंफर्टेबल है। फिर जैसे रेशियो में नामकरण किया था, ऐसे यहाँ पर भी इनके नामकरण जो है कर लेते हैं। हमने कहा फर्स्ट A इज नोन एज, अब A को हम क्या कहेंगे, रेशियो में क्या बोल रहे थे, फर्स्ट टर्म, यहां पे भी क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। A इज नोन एज फर्स्ट टर्म, और थोड़ा सा बेटर हम कह देते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म। इस प्रोपोर्शन की फर्स्ट टर्म है, तो ए को चाहे आप फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन कहें या फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म जो है कह दें। अगर ये समझ आया तो आप बताओ बी को हम क्या कहेंगे,
हाँ जी, B is known as second proportional term. B is known as second term या second proportional term. Second proportional term. ऐसे ही फिर C की अगर बात करें तो C को हमने क्या कहा? C is known as third term या third proportional term या third proportion. और ऐसे ही लास्ट में D को हमने क्या कहा? फोर्थ टर्म या फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म. D is known as fourth term या fourth proportion. ठीक है जी. लो जी, थोड़ा सा और ध्यान से देखें. एक नामकरण और जो है उन्होंने किया. उन्होंने कहा इस रिलेशन को अगर देखें तो हमने क्या कहा? A is to B is in proportion with C is to D. तो इनका जब इसको लिखा तो A से शुरू है और D पे क्या है? खत्म है. तो कह रहे हैं A और D कहाँ पर हैं? किनारों पर हैं. A और D कहाँ पर हैं? एक्सट्रीम्स पर हैं. इसलिए A और D को एक नाम और दिया. क्या नाम दिया? एक्सट्रीम टर्म्स. A and D are also known as extreme terms. Extreme terms. अब आप सोच के बताएं, अगर ये सोच आपको मिल गई A और D कहाँ पर है? किनारों पे. तो बताओ B और C कहाँ पर है? बीच में. तो बीच में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिडल में. तो B और C क्या हो गए? मिडल टर्म जो है आ गए. कुछ भी रट्टाफाई करने की जरूरत नहीं, आराम से सोचते जाएं. तो हमने कहा A और D अगर किनारों पर हैं तो B और C आर ऑल्सो नोन as middle terms. Are also known as middle terms. और एक नाम इसको और दे दिया है मीन टर्म्स. मीन टर्म्स जो मिडल में होती है उन्हीं को, जैसे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एक वैल्यू जो सबके बीच में जो है लाई कर दे. तो B and C आर ऑल्सो नोन एज मिडल टर्म या फिर मीन टर्म्स. कंफर्टेबल है? अच्छे से याद हो गया. लो जी, फिर एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला जो है मैथमेटिशियन ने बना कर दिया. तो कह रहे हैं सिंस A divided by B is equal to C divided by D. तो भाई एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला जो है मैथमेटिशियन दिया. कह रहे हैं बच्चों को तो फॉर्मूला समझ नहीं आएगा, इसलिए उनको रट्टाफाई जो है करा देते हैं. कह रहे हैं देखो, क्योंकि स्टार्टिंग से हमने कहा A डिवाइडेड बाय B इक्वल टू C डिवाइडेड बाय D. तो एक मैथमेटिशियन ने कहा देखो इसका मैं एक नया फॉर्मूला जो है बना कर दूंगा. उसने इस D को ऊपर लेके जा सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? अब लिखने की जरूरत नहीं. A मल्टीप्लाई बाय D डिवाइडेड बाय B, ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू C. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. अब इसको अगर मैं RHS ले जाऊं तो मल्टीप्लाई करूंगा. तो भाई इस B को इधर ले जाऊं तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? B मल्टीप्लाई बाय C. कह रहे देखो फॉर्मूला जो है बन गया. क्या ये कोई फॉर्मूला बना है? कह रहे देखो भाई ये फॉर्मूला जो है बन गया. A इंटू में D दिस इज इक्वल टू B इंटू में C. क्या आपने ये अप्रिशिएट किया? नहीं, बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया. अब ध्यान से समझें, फॉर्मूले बनते ऐसे ही हैं, पर
क्योंकि अप्रिशिएट किया नहीं तो नोबेल प्राइज मिलेगा नहीं, इसलिए अब इसकी पैकेजिंग जो है होती है। मैथ्स बहुत इजी है पर मुश्किल बनाई गई थी, सिर्फ कुछ लोगों को नोबेल प्राइजेस जो है लेने थे, कुछ लोगों को अपने अवार्ड्स लेने थे। तो उसने कहा देखो अगर ऐसे फॉर्मूला मार्केट में लॉन्च करूंगा कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अब इस फॉर्मूले की पैकेजिंग जो है की गई। अब ध्यान समझो, अब आप अप्रिशिएट करोगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कह रहे हैं ध्यान से समझना स्टेटमेंट क्या दिए, कह रहे इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन, इसका मतलब ये हुआ, कह रहे इफ ABCD आर इन प्रपोर्शन देन द प्रोडक्ट ऑफ, कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। आई अश्योर यू दिस इज अ लॉ। हाँ अब लग रहा है यार, हाँ कुछ तो अलग बात करी है, होगा में भी कानून बन गया होगा, चलो याद जो है कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए किया कुछ भी नहीं, इसी को बस पैकेजिंग जो है कर दी। कह रहे हैं दी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स का मतलब क्या हुआ A into D, कह रहे विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म बी इन सी एंड दिस इज अ लॉ आई अश्योर यू। हमने कहा इसको नोबेल प्राइज दे दो, बेस्ट मैथमेटिशियन, क्या फॉर्मूला इसने दुनिया को जो है दिया है, कमाल है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, वापस ना भेजे और फॉर्मूले बना देगा ना लाइक। कोई अगर फॉर्मूले होते हैं पता हो, ऐसे ऐसे फॉर्मूले बनाकर हमारी पूरी मैथ्स का बेड़ा गर्क जो है कर दिया है। ठीक है जी, तो कहने भाई A इंटू में D इज इक्वल टू B इंटू में C, इतनी बात समझ आती है। पर अब ये फॉर्मूला मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम जो है आ जाएगा। मान लीजिए पेपर में क्या गिवन होगा, हाँ अभी लिखने की जरूरत नहीं, मान लीजिए आपको गिवन है 2, 3, 5 और कहा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म। आपसे कहा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टर्म, तो भाई x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? आइडिया आप कहोगे अगर ये प्रोपोर्शन में है तो आप क्या बोलोगे 2 डिवाइडेड बाय 3 दिस वुड बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय x। फिर आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या कहोगे 2x इक्वल टू 15, x कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2 या 7.5। ये बात समझ आती है। पर ऐसे की सोच आप थोड़ा सा समझें, आपके 4 पेपर्स हैं, 2 पेपर सब्जेक्टिव, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव। अकाउंट्स सब्जेक्टिव बनाया, आपका लॉ सब्जेक्टिव बनाया। ऐसे चाहता है आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं पूरा लिखकर जो है हमें समझाएं। और जब मैथमेटिक्स की बारी आई ऐसे कह रहे हैं मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं आपकी मेंटल कैलकुलेशन जो है बढ़े। तो उन्होंने कहा हम आपको कोई आंसर शीट नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ एक OMR शीट जो है दे देंगे, आप मेंटली सॉल्व करें, हम आपको कोई भी आंसर शीट नहीं दे रहे। ये सारा काम कैलकुलेटर पे करो, ये सारा काम मेंटली जो है सॉल्व करके फटाफट जो है आंसर जो है निकाले। क्या सर हमें कोई आंसर शीट मिलेगी? मिलेगी बेटा 1 पेज, बस 1 पेज बैक टू बैक, मतलब 2 पेज आप कह सकते हैं। और कितने सवाल आपको करने हैं 100 क्वेश्चंस। तो 100 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 1 पेज या 2 पेज जो है कह सकते हैं, सिर्फ उतना आपको रफ शीट जो है मिलती है। और तभी ऐसे ने कहा कोशिश करो कम से कम लिखो, अगर बेयर मिनिमम कुछ लिखना हो बस उतना जो है लिख लेना। और वही अगर बात करें कुछ सवाल होंगे जो मुझे लिखकर ही सॉल्व जो है करने होंगे, पर ऐसे ने कहा जहां पर भी लिखना है कोशिश करो स्टेप्स कम जो है करने शुरू करो। और बात वही है, स्टेप्स कम कर पाओगे तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। हर सवाल 1 मिनट में जो है करना है, 1 मिनट में करने के लिए आपको स्टेप्स कम करने पड़ेंगे। कैलकुलेटर का यूज, आई होप आप सब कैलकुलेटर लेकर आए हैं, सारे कैलकुलेटर लाए कि नहीं लाए? कितने बच्चे लाए हैं कैलकुलेटर? ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है लाए हैं। तो भाई ऐसे नहीं, कैलकुलेटर अलाउड है आपके पेपर में, कैलकुलेटर का यूज करें, मेमोरी का यूज करें, ब्रेन का यूज करें, फटाफट आंसर जो है निकालें। तो इसी में मेरे को लगा हमने जो फर्स्ट स्टेप लिखा 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 5 अपॉन में x, एट द एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इस स्टेप को मैं कैंसिल जो है कर दूं। अगर लिखना पड़ेगा मैं सीधा शुरू करूंगा यहीं से 2x इक्वल टू 15। लिखना चाहो लिख लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना। और फिर ये आपके पास गिवन है x की वैल्यू निकालनी, कैलकुलेटर पर 15 डिवाइडेड बाय 2 किया, आंसर जो है आ गया। तो कम से कम लिखेंगे और फटाफट आंसर जो है निकाल लेंगे। इजी है। लो जी ऐसे आप सोच के बताओ, अगर मैंने x यहां पर लिख दिया हो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अब क्या करूंगा मैंने सीधा यहां पर मेंटली सॉल्व हो जाए, वेल एंड गुड। अगर वैल्यूज बहुत बड़ी हो कैलकुलेटर सॉल्व कर लो। ये क्या हो गया 10 इक्वल टू 3x, x कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 3। ऐसे अगर मैं यहां से कैंसिल करके x को यहां पर शिफ्ट कर दूं सेम आएगा
2 इंटू 5, 10 इज इक्वल टू 3x। x कितना हो गया? 10 डिवाइड बाई 3। अगर मैंने x को यहां पर ले लिया तो अब बताओ आप क्या लिखोगे? अब आप कहोगे 5x इक्वल टू 6। x कितना हो गया? 6 डिवाइडेड बाई 5। क्या फटाफट आंसर निकाल सकते हो? कंफर्टेबल नहीं? लो जी, अब कुछ सवाल कैलकुलेटर निकाल लें, देखते हैं कितनी जल्दी आप आंसर जो है निकालेंगे। लो जी, मेरे को मेरे स्टाफ ने बताया कल कुछ बच्चे बीआरएस के क्वेश्चंस करते समय कैलकुलेटर नहीं लाए थे, मोबाइल फोन जो है निकाल लिया था। प्लीज मोबाइल फोन आप कभी भी आपके बैग से बाहर जो है ना आ जाए, कैलकुलेटर का ही यूज जो है करें। मोबाइल फोन कैलकुलेशन के लिए भी अलाउड जो है नहीं है। मोबाइल फोन हमेशा आपके बैग में जो है होना चाहिए। कल फर्स्ट डे था, हमारे स्टाफ ने कुछ कहा नहीं। अब अगर मोबाइल फोन फिर से निकलेगा तो शायद हमारा स्टाफ थोड़ा सा क्रांतिकारी जो है हो सकता है। तो मोबाइल फोन आपके बैग में ही हमेशा जो है होना चाहिए। ठीक है जी, चलो जी, पहला सवाल 225, 150, 75 and x. Find the value of x. हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है? 50। कैसे सॉल्व किया? 150 इंटू में 75, दिस इज इक्वल टू 225x। ये वैल्यू सॉल्व करी, डिवाइडेड बाय 225, आपका आंसर जो है आ गया होगा। कंफर्टेबल है? लो जी, एक सवाल और करके देख लें। मैंने कहा ये इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये सारा बिगनर स्टेप है, आज आपको होमवर्क मिल ही जाएगा। तो भाई 252, 132x और 66, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ जी, फटाफट बस सॉल्व करने में लगाएं। आंसर इज 126। 252 मल्टीप्लाई बाय 66, कैलकुलेटर पे निकालना, डिवाइडेड बाय 132। क्या कुछ लिखने की जरूरत पड़ रही है? कुछ भी लिखना नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 132, फटाफट आंसर जो है आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट चेक करें। मैंने कहा 85x, 17 और 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये कितना आ गया? 105। 85 इंटू में 21 किया, डिवाइडेड बाय 17, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, फटाफट आंसर जो है आपका आ गया। कंफर्टेबल नहीं? लो जी, ऐसे ही मैंने आपसे पूछा, लो जी, x, 672, 91, 4704। हाँ जी, आंसर इज 13। कंफर्टेबल है? क्या 1 मिनट में सॉल्व कर लोगे? 1 मिनट तो अच्छे से हो जाएगा। तो वही आप चाहिए सारा काम कैलकुलेटर पे। अब जो बच्चा पेपर में कैलकुलेटर जाना भूल गया, उसको टाइम जो है लग जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड करेगा, 100% कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा ही करेगा, सी से आउट जो है हो जाएगा। फिर कहेगा सी बड़ा ही मुश्किल था बाय गॉड। ठीक है जी, तो इसलिए भाई सी आसान है, पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, पर वही बात है, इसको अच्छे से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर जो है 13 जो है आ गया। लो जी, किसी बच्चे को यहां तक कोई भी दिक्कत आई हो, हाँ जी, इनको माइक जो है दें। इसमें भी दिक्कत आ गई है? हाँ जी, एक बार फटाफट से इनको माइक जो है दे दीजिए, पूछिए। सर, जब हमने रेशियोज को नाम दिया था, मतलब जब हमने रेशियो को नाम दिया, ठीक तो है, उसमें हमने कहा था कि हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म का और फिर सेकंड को सेकंड का। बट यहाँ पे हमने डेफिनेशन में लिखा है कि यहाँ पे हम रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए को कह रहे हैं, सेकंड टर्म बी को कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने जब रेशियो कंपेयर किया तो हमने कहा प्रोपोर्शन में रेशियो नहीं कहा, मैंने कहा ए बी सी डी, वो जो क्वांटिटीज है दे आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है ना? तो बाद में एट द एंड क्वांटिटीज को ही प्रोपोर्शन का नाम दिया, तो 4 क्वांटिटीज। मैंने कहा रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है, सेम चीज आती है। मैंने कहा इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, दोनों रेशियो सेम हो गई, तो प्रोपोर्शन में क्या है? रेशियो नहीं, प्रोपोर्शन क्वांटिटीज को मैंने कहा प्रोपोर्शन में जो है आ गया। तो ए को फिर से वही फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। कंफर्टेबल नहीं? लो जी, और आगे बढ़े। लो जी, फिर थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते हैं और लिखें सिमिलरली लो जी, सिमिलरली इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी। बात वही है, दो रेशियोज हैं,
ए अपॉन में बी और दूसरा बी अपॉन में सी, साथ में क्या है, इक्वल है। पर दोनों में फर्क क्या था, बस यहां पर एक लिंकिंग पिन भी जो है आ गया है। पहले क्या था, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, बस यहां पे कह रहे हैं फर्स्ट रेशियो का कॉन्सिक्वेंट, सेकेंड रेशियो क्या है, एंटीसेंट, और साथ में इक्वल आ जाए। पहले बताओ क्या ये प्रपोर्शन में है कि नहीं है, रेशियो की डेफिनेशन इक्वल है प्रपोर्शन में, तो क्या कह रहे हैं, कॉमा देन ए बी एंड सी आर said to be in, हमने कहा ये किसमें है, प्रपोर्शन में, पर एक कॉन्टिन्यूटी भी साथ में आ रही है, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, said to be in continuous proportion। कह रहे प्रपोर्शन में भी है विथ कॉन्टिन्यूटी, तो इसको क्या बस नाम दे दिया, आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। फिर वही सेम चीज, अब आप मुझे बताओ इसको लिखने का तरीका क्या होगा। इट इज एक्सप्रेस्ड एज, हाँ जी, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सेम वही, ए अपॉन में बी को क्या बोलते हैं, ए इज टू बी, दिस इज इन प्रोपोर्शन विथ बी इज टू सी। ठीक है जी, अब सेम इसी का नामकरण करना है, तो हमने कहा ए इज कॉल्ड एज, हाँ जी, ए को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म, तो वही इसको वही फर्स्ट प्रोपोर्शनल टर्म। ऐसे ही बी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड प्रोपोर्शनल टर्म। ऐसे ही अब सी को हम क्या कहेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म। अब टर्म्स कितनी है, टर्म्स तो 3 ही है, एक टर्म 2 बार रिपीट जो है हो गई, तो हमने कहा सी इज कॉल्ड एज थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म। ठीक है जी, और अब मुझे सोचकर बताओ एक्सट्रीम टर्म्स किस किस को कहेंगे, ए एंड सी, तो हमने कहा भाई ए और सी को हमने क्या नाम दिया, एक्सट्रीम टर्म्स, तो हमने कहा भाई ए एंड सी आर ऑल्सो known as extreme terms। और B को हम क्या कहेंगे, मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म, एंड B is known as मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म, मिडिल टर्म या फिर मीन टर्म। कंफर्टेबल है, चलो अब एक धुएंधार फॉर्मूला जो है बना लेते हैं। तो बताओ जी, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कह रहे हैं, हाँ जी, सिंस ए अपॉन में बी इज इक्वल टू बी अपॉन में सी, कॉमा देन, हाँ जी, कॉमा देन फॉर्मूला क्या बना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, ए इंटू में सी। कंफर्टेबल है, अब इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप सोच के बताएं, यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं, 2, 3 और x। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म। तो भाई आइडली तो क्या करोगे, कंसेप्चुअली अगर प्रोपोर्शन में इसका मतलब 2/3 शुड बी इक्वल टू 3/x। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2x इक्वल टू 9 जो है आ जाएगा। उस स्टेप को बस मैं शॉर्ट कर देता हूं, यहीं से शुरू करूंगा। 9 इज इक्वल टू x और x कितना आ गया, 4.5 जो है आ जाएगा। लो जी, अगर ये बात समझ आई, अब मैंने x को अगर सेंटर में रख दिया तो बताओ अब आंसर क्या होगा। आपने कहा x स्क्वायर इक्वल टू 6, तो x कितना हो गया
प्लस माइनस रूट 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो प्लस माइनस रूट 6 जो है आ जाएगा। ऐसी अगर मैंने x को स्टार्टिंग में जो है रख दिया तो बताओ आंसर क्या होगा? 4 इज इक्वल टू 3x और x कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाय 3 जो है आ जाएगा। इजी है, अच्छे से कर लोगे। लो 2-3 सवाल और जो है कर लेते हैं। लो जी चेक करें क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। 28, 42, x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना आया? 63। 42 का स्क्वायर निकाल लो कैलकुलेटर पर, डिवाइडेड बाय 28। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा 32, 168, x फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ जी कितना आ रहा है? 882। कैसे निकालोगे? 168 का स्क्वायर, 168 का स्क्वायर, दिस वुड बी इक्वल टू 32x। कैलकुलेटर पर अच्छे से 168 का स्क्वायर जो है निकाल लें, डिवाइड बाय 32 करेंगे, आंसर जो है आ जाएगा। इजी है। 168 का स्क्वायर आप कैसे निकालते हो कैलकुलेटर पर? इतना सा, ये कैसे निकाल रहे हो कैलकुलेटर पर? हाँ जी 168 फिर मल्टीप्लाई 168 इक्वल टू, ऐसे निकाल रहे हो। कितने बच्चों ने ऐसे निकाला? 168 मल्टीप्लाई बाय 168। ओके वेरी गुड। थोड़ा सा शॉर्टकट और दे देता हूँ, कैलकुलेटर पे चेक करो भाई। कैलकुलेटर पर 168 मल्टीप्लाई किया पर एक बार सिर्फ इक्वल टू दबा दो, तभी आंसर सेम जो है आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लें। 168 मल्टीप्लाई 168 इक्वल टू, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 28224। आप चाहे ऐसे करें या आपने 168 मल्टीप्लाई सीधा इक्वल टू दबा दिया, इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना आ गया? 28224। सबका आ रहा है? हाँ जी। तो भाई चेक कर लें, 168 का स्क्वायर अगर निकालना है तो भाई 168 मल्टीप्लाई इक्वल टू किया, आपकी वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 32, आंसर 882 जो है आ गया होगा। लो जी यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो? लो जी फिर एक सवाल और जो है कर लेते हैं। लो जी चेक करें, एक सवाल और कर लेते हैं। 15x और 540, 15x और 940, तो बताओ जी x की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस माइनस 90। वैसे तो क्योंकि स्क्वायर है क्वाड्रेटिक बनेगा, दो आंसर्स होंगे प्लस 90 और माइनस 90। ये भी आई होप कैलकुलेट कर पा रहे होगे। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, चेक करो 15 इंटू में 540 इक्वल टू कितना आ रहा है? 1800। फिर आपके कैलकुलेटर में एक बॉक्स होगा, बटन होगा जिसमें एक अंडर रूट का बटन जो है होगा, तो भाई अंडर रूट का बटन चेक कर लेना, प्रेस करेंगे ये वैल्यू जो है आ जाएगी। कंफर्टेबल नहीं? तो भाई 15 इंटू में 540 और उसके बाद जो वैल्यू आई अंडर रूट का बटन दबाया, आंसर कितना आ जाएगा? 90 जो है आ जाएगा। लो जी एक सवाल और कर लेते हैं। 1176 x और 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जी कितना आ रहा है? 84। हाँ प्लस माइनस 84। 1176 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू वैल्यू आई, वो किसकी आई? एक्स स्क्वायर की, अंडर रूट करना है, आंसर कितना आ जाएगा? 84 जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? लो जी अब थोड़ा सा अब ध्यान से सोच के बताना। एक सवाल और मैंने कहा सिंपल है, 28x और 225। पहले तो सिंपल सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कितना बताया? 79.37 पर हाँ प्लस माइनस जो है आ जाएगा। पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को ऐसे डेसिमल में नहीं चाहिए, मेरे को इरेशनल नंबर बताओ क्या बनकर आएगा। हाँ जी भाई मेरे को सॉल्व, ये फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए, ये नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। मेरे को बताओ कितना नंबर कितना रूट जो है बनता है, क्या वो मुझे बता सकते हो? कितना आएगा ये मुझे बताओ। एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? आपने कहा 28 मल्टीप्लाई बाय 225 कितना आ रहा है? 6300। आपको शायद फैक्टराइज करना आता होगा, तो बताओ जी ये x की वैल्यू कितना जो है आएगा? प्लस माइनस कितना और अंडर रूट के बाहर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर कितना जो है रह जाएगा? 30 रूट
7, 30√7। एक बार आप चेक कर लें ये आंसर आ रहा है या कुछ और जो है आ रहा है। ये आ रहा है, कैसे सॉल्व करते हैं भाई? आपने शायद स्कूल में सीखा होगा 6300 ऐसे कुछ फैक्टर्स बनाए होंगे, तो आपने कहा भाई 6300 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया 3150, फिर डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आया 1575, मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया, ये कितना आया 315, मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया, ये कितना आया 63, मैंने डिवाइडेड बाय 3 किया, ये कितना आया 21, मैंने डिवाइड बाय 3 किया, तो भाई 7 और डिवाइड बाय 7 किया, आपका 1 जो है आ गया। फिर शायद आपको पता होगा जब भी रूट करते थे तो अंडर रूट है, क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। जो जो पेयर बन जाएंगे एक वैल्यू बाहर 2 into 5 into 3 और इसका पेयर बना नहीं, ये अंदर जो है आ गया। तो कितना आया 5 into 2 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30√7 जो है आपका जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है, पर पेपर में इतना टाइम होगा नहीं, तो सिंपल सिस्टम क्या है 6300 आपने जो है लिखा और वही डिवाइड बाय 2, आपकी वैल्यू डिवाइड बाय 2 डिवाइड हो रहा है, तो मैंने 2 दो बार डिवाइड किया, बाहर जो है लेकर आ गया। फिर मैं अगर डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5 डिवाइड हो रहा है, एक 5 बाहर जो है ले आया। फिर 63 है, अगर याद हो जाए 9 into 7 होता है, 9 का 3 बाहर आ गया, √7 जो है आ जाएगा। कोशिश वही है, आंसर आप निकाल लोगे, कितने कम टाइम में आंसर निकाल तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए रहेगा। नहीं तो अगर आप और सोच सकते थे 63 इंटू में 100 है, पहले 10 बाहर आ गया, 63 9 into 7 है, 3 बाहर आ गया, तब भी 7। जैसा आपका मन करे, पेपर सेम क्वेश्चन आएगा। कुछ बच्चे 5 सेकंड में भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसमें 5 मिनट भी जो है लगा सकते हैं। सेम सी का पेपर कई बच्चों का छूटता भी है, कई बच्चे 1 घंटे 1.5 घंटे में भी जो है करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है जी, अच्छे से कर सकते हो। लो जी, एक सवाल और जो है करके बताएं। अब पेपर में ये भी ऑप्शन आ सकता है, पेपर में ये भी ऑप्शन आएगा, आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन पेपर में जो है गिवन होगा। लो जी, फिर चेक करें 12x और 98, मेरे को दोनों ही आंसर निकालने। पहले डेसिमल भी बताएं कितना आ रहा है 34.29, और अगर डेसिमल में इंस्टीट्यूट ऑप्शन ना दे, इरैशनल नंबर में दे, तो ये कितना आएगा, कितना बता रहे हैं 14√6। आराम से चेक कर लें, 12 into में 98 कमाउस टू बी 1176 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 2, एक 2 मेरा बाहर जो है आ रहा है 294 डिवाइड बाय 2। अब ऑड नंबर हो गया, अंडर रूट में 2 एक रह जाएगा, 147 किससे डिवाइड होगा, आपको शायद पता होगा 1 + 4 5 + 7 12, तो भाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3, नहीं एक ही 3 भी जो है अंदर रह गया, 49 7 जो है आ जाएगा, 14√6 मेरा आंसर जो है बन जाएगा। कंफर्टेबल है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत आ रही हो, इजी चल रहा है। लो जी, तो भाई हमने प्रपोर्शन का मेजर पार्ट जो है कंप्लीट किया। तो भाई हमने कहा प्रपोर्शन हमने सीखा, 2 फॉर्मूले जो है हमने सीखे। अब थोड़ा सा और आगे जो है बढ़ते मेरे दूसरे टॉपिक की तरफ, लॉज ऑफ प्रपोर्शन। लो जी, जैसे रेशो हमने किया था, टाइप्स ऑफ रेशियोज लास्ट टॉपिक था, ऐसे ही इसमें लॉज ऑफ प्रोपोर्शन मेरा लास्ट टॉपिक। फिर वर्ड प्रॉब्लम में कैसे इसको डील करना है वो सीखना है। आज का टॉपिक ये भी जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, डेली जो टॉपिक जो है करने हैं। तो भाई लॉज ऑफ प्रोपोर्शन, तो भाई लिखें इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D। अगर ये आपको गिवन है, कह रहे हैं इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D, फिर से अब कुछ कानून जो मैथमेटिशियन ने बना कर दिए, अब आपको वो जो है सिखाने। फिर से कोशिश करना ये सारे लॉज आप खुद ही जो है बना लेंगे। लो जी, कह रहे हैं पहला कानून, शब्द पर ध्यान से देखना, मैं उम्मीद करता हूं आप खुद ही एक कानून बना लेंगे। पहला शब्द है इनवर्टेंडो।
इन्वर्टेंडो, बताओ जी इन्वर्टेंडो किस शब्द से बना होगा, किससे मिलता जुलता है, इनवर्स। तो बताओ कानून क्या कह रहा होगा, कह रहा है B डिवाइडेड बाय A वुड बी इक्वल टू D डिवाइडेड बाय C। ठीक है जी, चेक करके देख लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 3 डिवाइडेड बाय 4 और हमने कहा 6 डिवाइडेड बाय 8, क्या ये इक्वल है, इक्वल है। 3 डिवाइड बाय 4 कितनी वैल्यू आती है 0.75, 6 डिवाइडेड बाय 8 कितनी वैल्यू आ गई 0.75। तो हमने कहा भाई LHS इज इक्वल टू RHS। इन्वर्टेंडो ने कहा अगर आप इसका इनवर्स रेशियो निकालो वो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाय 3, कह रहे इसका इनवर्स रेशियो निकालो वो कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 6, कह रहे इसकी वैल्यू निकालो 4 डिवाइड बाय 3 कितनी वैल्यू आती है 1.33, 8 डिवाइड बाई 6 चेक करके बताएं कितनी आ रही है 1.33। तो उन्हें कहा LHS इज इक्वल टू RHS। कह रहे देखो ये भी एक यूनिवर्सल कानून जो है बनकर आ रहा है। इन्वर्टेंडो अगर दोनों रेशियो का इनवर्स कर दें LHS वुड बी इक्वल टू RHS। कंफर्टेबल नहीं, लो जी सेकेंड फॉर्मूला, आराम से आप नाम पकड़ते जाएं और फॉर्मूला जो है बनाते जाएं। सेकेंड फॉर्मूला है ऑल्टरनेंडो, सेकेंड फॉर्मूला है ऑल्टरनेंडो। आराम से सोचें ऑल्टरनेंडो क्या शब्द से मिलता जुलता है, ऑल्टरनेट करना, ऑल्टरनेट करने का मतलब हाँ जी चेंज करना। तो चेंज कैसे करेंगे, किसको किससे चेंज करें, हमने कहा भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो है आ जाएगा। तो भाई ऑल्टरनेंडो ऑल्टरनेट जो है करना, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा A डिवाइडेड बाय C दिस वुड बी इक्वल टू B डिवाइडेड बाय D। ऑल्टरनेंडो सिंपल ऑल्टरनेट किया LHS वुड बी इक्वल टू RHS। एक बार चेक कर लें, ऑल्टरनेंडो अगर हमने किया तो भाई इसको ऑल्टरनेट करना है तो 3 डिवाइडेड बाय 6, उधर क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइड बाय 6 कितना होता है 0.5, 4 डिवाइड बाय 8 0.5, LHS इज इक्वल टू RHS। क्या ये बात समझ आती है? क्या ऑल्टरनेट करने का एक ही तरीका है, हम कुछ और भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं? सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको भी ऑल्टरनेट करना चाहे कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा D डिवाइडेड बाय B। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा D डिवाइडेड बाय B। मैंने D को ऊपर लेकर आया, A नीचे आएगा, तो ये क्या हो गया C डिवाइडेड बाय A। चेक करके देखें क्या ऑल्टरनेंडो इस पे भी लगता है। अब मैं ऑल्टरनेट किसको कर रहा हूं, इन दोनों को ऑल्टरनेट, तो क्या हो जाएगा 8 ऊपर, 8 डिवाइडेड बाय 4, आराम से चेक कर लें 8 डिवाइडेड बाय 4, और इधर क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 3, 8 डिवाइड बाय 4 इज 2, 6 डिवाइड बाय 3 इज 2। आंसर तब भी जो है आ जाएगा। सिंपल सिंपल से फॉर्म में है इन्वर्टेंडो, शब्द को पकड़ लो फॉर्मूला अपने आप जो है बन जाएगा। इन्वर्स करोगे LHS इज इक्वल टू RHS। ऑल्टरनेंडो को समझो, फिर फॉर्मूला याद करने की जरूरत जो है नहीं है। ऑल्टरनेट करना, फॉर्मूला अपने आप जो है बन गया। मगअप करोगे तो भूल जाओगे, जैसे ही समझोगे सारा काम जो है बन जाएगा। लो जी, फिर तीसरा फॉर्मूला, बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला, चेक करें, धमाकेदार फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला समझाता हूं, फिर इसका नामकरण जो है करेंगे। बहुत ही ऐतिहासिक फॉर्मूला, देखो जी, कह रहे हैं A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय D। ये तो गिवन था। अब फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, देखो मैथमेटिशियन कह रहे हैं, देखो अगर A डिवाइडेड बाय B इक्वल टू क्या है C डिवाइडेड बाय D, ये गिवन है। अगर मैं यहां +1 कर दूं तो क्या ये इक्वल होगा? हमने कहा नहीं। बताओ इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उधर ही +1 करना पड़ेगा। कह रहे देखो फॉर्मूला बन गया, कानून है। क्या आपने अप्रिशिएट किया? नहीं। अब क्या होगी इसकी पैकेजिंग। अब भाई फॉर्मूला बनाना है, लॉन्च करना है, तो देखो ऐसे तो आपने कहा ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इसी को हल्का सा ट्विस्ट कर दें, उसने कहा ऐसे नहीं करते, एलसीएम ले लेते हैं। बताओ एलसीएम अगर लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा A प्लस B, तो क्या हो गया A प्लस बी अपॉन में B। यहां पर एलसीएम लोगे तो क्या हो गया C प्लस D अपॉन में D।
तो कह रहे हैं कॉम्पोनेंडो, इसका नाम है, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी अपॉन में बी, दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में डी। अब अप्रिशिएट करो, हाँ अब सांस भर गई, पता नहीं क्या फॉर्मूला जो है बन गया। फॉर्मूले सिंपल थे, सिंपल रखने थे, पर मैथमेटिशियन ने पता नहीं क्यों सीधी चीजों को कॉम्प्लिकेट करके जो है उन्होंने इंटरेस्ट जो है दिखाया, पर इसका नाम क्या है, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो शब्द कैसे बनता है, कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग का मतलब जोड़ना, आप चाहे प्लस करें या मल्टीप्लाई, ये टर्म दोनों के लिए जो है आ जाती। तो हमने कहा अगर दोनों साइड +1 करोगे LHS वुड बी इक्वल टू RHS, आंसर जो है सेम आ जाएगा। लो जी चेक करके देखें, मेरे पास वैल्यूज क्या थी, 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 8, तो a प्लस बी कितना हो गया, 3 प्लस 4 7 डिवाइडेड बाई 4, और यहां पर 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14 डिवाइडेड बाई 8। मुझे जरा बताएं 7 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है, 1.75। 14 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ रहा है, 1.75। LHS इज इक्वल टू RHS। और ध्यान से आप देखें इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0.75 प्लस 1 करोगे तो क्या बनेगा, 1.75 ही तो जो है बनेगा। पर सिंपल चीजों को अननेसेसरी उन्होंने मुश्किल जो है बना दिया था, और कुछ भी नहीं। तो भाई फॉर्मूला मेरा क्या बनना, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, दिस इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। कंफर्टेबल है, ऐसे फॉर्मूले याद करोगे, याद नहीं होगा जितना मुझे लगता है। माइंड में कॉम्पोनेंडो 1 से ऐड किया, एलसीएम खुद ही ले लेना, फॉर्मूला जो है बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक भी क्लियर है। अच्छा फिर मुझे बताओ, क्या हमेशा 1 ही ऐड करना जरूरी है? अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो बताओ a प्लस बी, ए डिवाइड बाई बी प्लस 2, दिस इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी, क्या करूं आगे, +2। एलसीएम लूंगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस 2b अपॉन में b इज इक्वल टू सी प्लस 2d अपॉन में d। अगर मैं यहाँ पे 20 लूं तो क्या आ जाएगा, 20 जो है आ जाएगा। तो आप कोई भी कांस्टेंट ऐड करोगे दोनों साइड तो भाई LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS जो है आ जाएगा। वैसे तो जो फॉर्मूला है यहाँ पर एक कांस्टेंट अगर मैं ऐड करूं तो ये फॉर्मूला ये जो है बनता है, एलसीएम लेंगे तो a प्लस के बी अपॉन में b इज इक्वल टू सी प्लस के डी अपॉन में d जो है आते। आइडियली फॉर्मूला ये है, पर पता नहीं आईसीआई को ऐसा क्यों लगता है कि जो सीए करते हैं उनको ऐसे फॉर्मूले से डर जो है लगता है, इसलिए आपकी किताबों में ये फॉर्मूला जो है गिवन है। किताबों में क्या गिवन है, सिंपल सा गोलू मोलू सा फॉर्मूला गिवन है, a प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में d। पर अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर IIT कर रहा हो, उन किताबों में जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो तो क्या है, a प्लस के बी अपॉन में b, दिस इज इक्वल टू सी प्लस के डी अपॉन में d। पर कोई फर्क जो है नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, पता नहीं आइस वगैरह से को लगता है अगर यहाँ पे के डाल दें आधे बच्चे सीए ही जो है छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे सीए करने क्यों आए थे, मैथ से डर लगता था, अकाउंट से प्यार था। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? चलो इस पे ज्यादा चर्चा जो है नहीं करेंगे। लो जी, एनीवेज तो फॉर्मूला हमारा क्या बनना, a प्लस बी अपॉन में b, दिस इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में d। अब थोड़ा सा आगे सोच के बताओ, भविष्य बताओ, ये फॉर्मूला हिट हो गया तो मैथमेटिशियन ने अगला क्या किया होगा, माइनस किया होगा। देखो अब तो आप त्रिकालदर्शी जो है हो चुके, भविष्य पहले से ही बता रहे हैं कि भी उल्लू कैसे बनाया होगा। पता उल्लू बनाने की जरूरत क्या थी आप सबको? चलो a अपॉन में b, दिस इज इक्वल टू c अपॉन में d। तो जो पहला फॉर्मूला बनाया +1 हिट हो गया, तो इस मैथ में क्या किया, कह रहे -1 के साथ भी उल्लू जो है बना देते हैं। तो उन्हें कहा देखो अगर यहाँ -1 करूंगा, यहाँ -1 करूंगा, LHS वुड बी इक्वल टू RHS। फिर बताओ एलसीएम लिया होगा तो a माइनस बी अपॉन में b, दिस इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d। ठीक है जी, लो जी, और इसका नाम उन्होंने दिया डिविडेंडो। इसका नाम जो है उन्होंने दिया डिविडेंडो। डिविडेंडो घटाना, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। नॉर्मली कॉम्पोनेंडो जोड़ना, डिविडेंडो खत्म जो है करना। तो यहाँ पर उन्होंने माइनस जो है लिया, तो फॉर्मूला क्या बना, a माइनस बी अपॉन में b, दिस इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन में d। चेक करें क्या ये फॉर्मूला सही बन रहा है। इनिशियल क्या गिवन था, 3/4 इक्वल टू 6/8। a माइनस बी
3 minus 4 is minus 1 divided by 4. 6 minus 8 is minus 2 divided by 8. Minus 1 divided by 4 is minus 0.25. Minus 2 divided by 8 is minus 0.25. हाँ जी, LHS is equal to RHS. और ध्यान से आप सोच के बताओ, इनिशियल वैल्यू मेरी क्या थी 0.75. इसमें अगर माइनस 1 करोगे माइनस 0.25 जो है आएगा. कोई फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ टाइम पास जो है उन्होंने आपके साथ जो है किया है. कंफर्टेबल है? लो जी, अगला फॉर्मूला तो इतना धमाकेदार है, बाय गॉड मजा ही आ जाएगा. मतलब देखकर कैसे कैसे मैथमेटिशियन ने आप सबको उल्लू जो है बनाया है. ध्यान से देखो, अगला फॉर्मूला ऐतिहासिक फॉर्मूला है. बाय गॉड, इस व्यक्ति को तो पक्का नोबेल प्राइज मिला ही मिला जो है होगा. कह रहे हैं, ध्यान से समझें, इतना प्यारा फॉर्मूला उन्होंने बनाकर दिया है. कह रहे हैं इफ 2 इज इक्वल टू 2, इसमें डाउट तो नहीं है. कह रहे अगर 2 इज इक्वल टू 2 है, अगर 3 इक्वल टू 3 है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है. तो कह रहे अगर 2 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 3 है, तो अगर मैं यहां डिवाइड कर दूंगा तो कह रहे 2/3 वुड बी इक्वल टू 2/3. हाँ देखो खुश, अच्छे ताली बजा सकते, कोई दिक्कत नहीं है. क्या हुआ, नहीं बजानी? चलो जैसा आपका मन करे. चलो भाई, 2 डिवाइडेड बाय 3 दिस वुड बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3. क्या आपने अप्रिशिएट किया? नहीं, इन्होंने तो मजाक तक उड़ा दिया. कह रहे ये क्या तमाशा चल रहा है. अब समझें, पैकेजिंग करनी है. अब समझिए, इसकी अब पैकेजिंग जो है करनी, बड़ी धुएंधार पैकेजिंग जो है करी है. लोगों के आंसू निकल गए, भाई गॉड ये क्या जो है कर दिया. कह रहे अगर 2 इक्वल टू 2 है, एक इक्वेशन जहां LHS इक्वल टू RHS है, दूसरी इक्वेशन LHS इक्वल टू RHS है, दोनों को डिवाइड करोगे तो भाई 2/3 इक्वल टू 2/3. उन्होंने कहा देखो जस्ट अभी उल्लू जो है 2 बार बनाया बच्चे को, तो मानो ये 2 इक्वल टू 2 है, ये 3 इक्वल टू 3 है. उन्होंने कब क्या किया, इन दोनों को डिवाइड जो है कर दो. तो कह रहे पहली उल्लू बना हुआ है, अब और उल्लू जो है बन जाएगा. अब सोचो, इसको अगर डिवाइड किया, B से B कैंसिल होगा, तो बताओ अब फॉर्मूला मेरा क्या बनना, A प्लस B अपॉन में A माइनस B. और RHS में D से D कैंसिल होगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनना, C प्लस D अपॉन में C माइनस D. क्या अब ये फॉर्मूला बना है? अब फॉर्मूला हाँ लग रहा है, कुछ ढंग का फॉर्मूला जो है बन गया है. तो कह रहे हैं इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D, कॉमा देन, ये मेरा फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया, ये उल्लू नंबर 5. हाँ जी, हाँ उल्लू नंबर 5. और इसका नाम उन्होंने क्या किया, कह रहे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कह रहे पहले कॉम्पोनेंडो करो, फिर डिविडेंडो करो, और दोनों को डिवाइड कर दो, नया फॉर्मूला बन गया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंफर्टेबल है? लो जी चेक कर लेते हैं. हमारी जो वैल्यू थी 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 8. तो भाई A प्लस B, बताओ जी A प्लस B कितना होगा, 3 प्लस 4 इज 7. A माइनस B कितना होगा, -1. 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14. 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2. तो भाई 7 अपॉन में -1, ये कितना हो गया, -7. 14 डिवाइड बाय -2 कितना हो गया, -7. LHS इज इक्वल टू RHS. कंफर्टेबल है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? ठीक चल रहा है? लो एक बार 5 फॉर्मूले जो है याद कर लेते हैं. बहुत ही कमाल के इतनी धुएंधार फॉर्मूले जो है बन गए हैं. तो लो जी आराम से चेक करें. इफ A अपॉन में B इज इक्वल टू C अपॉन में D, पहला फॉर्मूला क्या है, इनवर्टेंडो. वो मेरा क्या आया, B अपॉन में A इक्वल टू D अपॉन में C. कंफर्टेबल ने? सेकंड फॉर्मूला मेरा क्या है, ऑल्टरनेंडो. इसको अगर ऑल्टरनेट करूं तो क्या होगा, A डिवाइडेड बाय C इक्वल टू B डिवाइडेड बाय D. फिर तीसरा फॉर्मूला क्या है, कॉम्पोनेंडो. दोनों जगह +1 करेंगे तो क्या होगा, A प्लस B अपॉन में B इक्वल टू C प्लस D अपॉन में D. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, डिविडेंडो. डिविडेंडो क्या हुआ, A माइनस B अपॉन में B इक्वल टू C माइनस D अपॉन में D.
कंफर्टेबल ने, और उसका लास्ट उल्लू कैसे बने, हमने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत जो है आ रही हो, इजी चल रहा है। लो जी आखिरी दो फॉर्मूले मेरे फेवरेट, लो जी तो आखिरी दो फॉर्मूले लिखें, ट्रिपल स्टार लगा लें। आखिरी दो फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूले का नाम है एडेंडो, फॉर्मूले का नाम है एडेंडो, और लास्ट फॉर्मूला है उसका नाम है सबट्राहेंडो। तो एडेंडो किससे रिलेट करेगा, ऐड करने से, सबट्राहेंडो कुछ सबट्रैक्ट करने से जो है बनेगा। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है एडेंडो। क्या कह रहे हैं, इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी, ये तो ऑलरेडी गिवन था। अगर ये गिवन है, कह रहे हैं देन a upon में b would be equal to c upon में d and this would be equal to a plus c upon में b plus d। तो कह रहे हैं अगर इन दोनों रेशियोज के एंटीसीडेंट को ऐड कर दो, दोनों रेशियो के कॉन्सिक्वेंट को ऐड कर दो, वो जो नई वैल्यू आएगी वो इसी वैल्यू के बराबर जो है हो जाएगी। बाकी सब में क्या था, ध्यान से देखो, इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या थी 0.75, कह रहे हैं इनवर्स करोगे तो वैल्यू तो चेंज हो गई, LHS वुड बी इक्वल टू RHS, ऑल्टरनेंडो करोगे वैल्यू तो चेंज हो गई बट LHS वुड बी इक्वल टू RHS। अगर +1 करोगे तो वैल्यू तो चेंज होगी बट LHS वुड बी इक्वल टू RHS। अगर -1 करोगे वैल्यू तो ऑब्वियसली बदलेगी बट LHS वुड बी इक्वल टू RHS। दोनों को डिवाइड करोगे वैल्यू तो बदलेगी बट LHS वुड बी इक्वल टू RHS। कह रहे यहां पर वैल्यू भी नहीं बदलेगी, वैल्यू जो पहले वाली थी 0.75 वही वैल्यू जो है रह जाएगी। चेक करके देखें, हमने कहा 3/4 इज इक्वल टू 6/8, वैल्यू क्या है 0.75। दोनों को ऐड करो 9, नीचे ऐड करो 12, चेक करके बताओ 9 डिवाइड बाई 12 क्या सेम बन रहा है, बन रहा है। ये वैल्यू फॉर्मूला मेरे को अच्छा क्यों लगा, अगर अब इन दो को अगर हम ऐड कर दें तो चेक करो 6 + 9 इज 15, 8 + 12 इज 20। अभी भी चेक करो क्या ये आंसर सेम आ रहा है, आ रहा है। ये फॉर्मूला इतना मेरे को प्यारा लगता है, इन चारों को ही ऐड कर दो तो चेक करो कितना आया, ये शायद 33, ये कितना आ गया 44। चेक करो क्या ये आंसर सेम आ रहे हैं, अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। ये फॉर्मूला को इतना प्यारा लगता है, अब इसको इसके साथ ऐड कर दो, ये कितना आया 36, ये कितना आ गया 48। अभी भी आंसर जो है सेम आ जाएगा। अब आप ऐसे खेलना चाहिए, किसी को किसी के साथ भी ऐड करते जाओ, वैल्यू सेम जो है आपकी जो है रहेगी। कंफर्टेबल है, इसको हम क्या कहते हैं एडेंडो। और इसी के सिमिलर पैटर्न पे मेरा लास्ट फॉर्मूला वो क्या है सबट्राहेंडो। लो जी मेरा लास्ट फॉर्मूला सबट्राहेंडो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो है आएगा, इफ a अपॉन में b इज इक्वल टू c अपॉन में d कॉमा देन। आप ही बताओ अब फॉर्मूला क्या होगा, a अपॉन में b, दिस वुड बी इक्वल टू c अपॉन में d एंड दिस वुड बी इक्वल टू a माइनस c अपॉन में b माइनस d। हमने कहा एंटीसेंट को सबट्रैक्ट कर दो तभी आंसर सेम जो है आना चाहिए। चेक करके देखें, 3 डिवाइडेड बाय 4 दिस इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 8, वैल्यू कितनी है 0.75। इन दोनों को सबट्रैक्ट करो -3, इन दोनों को सबट्रैक्ट करो -4, -3 डिवाइड बाय -4 वैल्यू सेम 0.75। इन दोनों को सबट्रैक्ट करें तो बताओ 6 माइनस ऑफ -3 कितना हो गया 9, 8 माइनस ऑफ -4 12।
चेक करो क्या आंसर सेम आ रहा है, सेम आएगा। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 -9 इज -12, -4 -12 इज -16, आंसर कितना आएगा, सेम जो आएगा। सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी को किसी सब्ट्रैक्ट जो है करते जाओ, आंसर सेम जो है आ जाए। बस ऐसे सब्ट्रैक्ट मत कर देना कि भाई आपका कहीं यहाँ बस 0 जो है ना आ जाए, भाई 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो वैल्यू हमेशा 0.75 के साथ जो है मैच कर जाएगी। कंफर्टेबल है? तो वही छोटे छोटे से हमारे 7 फॉर्मूले प्रपोर्शन के, आई होप अच्छे से याद भी हो गया होगा, अच्छे से समझ भी जो है आ गया होगा। कंफर्टेबल ने एक बार पूरा प्रपोर्शन स्टार्टिंग से रिवाइज जो है कर लेते हैं। मेरी पूरी कोशिश है क्लास में हर चीज जितना पढ़ाऊंगा सारा रिवाइज करेंगे, बस घर पे रिटेन आपको करना है, उसके लिए मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 4 आवर्स। वहां तो पहुंच ही नहीं होगे, आपका मिनिमम मैक्सिमम पे चल रहा होगा, सर ने कहा 2 घंटे, टाइम देख के 2 घंटे हो गए, चलो बस अब और जो है नहीं पढ़ना। आपके ऊपर मिनिमम 2 घंटे पढ़ लेना, मैक्सिमम आप जितना पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें। मेरे को लगता है इनिशियली 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट है, जैसे कोर्स बढ़ता जाए अपना उसका भी जो है रेशियो के हिसाब से जो है टाइम भी जो है बढ़ाते चले जाना। कंफर्टेबल है? लो जी, प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो ये प्रोपोर्शन इफ ए अपॉन में बी इज इक्वल टू C upon में D, comma then A, B, C and D are in said to be in proportion. A को क्या कहा, फर्स्ट टर्म, B को सेकेंड टर्म, C को थर्ड टर्म, D को फोर्थ टर्म, A और D को क्या कहा, एक्सट्रीम टर्म्स, B और C को क्या कहा, मिडल टर्म। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला क्या बना, A इंटू में D इज इक्वल टू B इंटू में C। ऐसे ही A अपॉन में B दिस इज इक्वल टू B अपॉन में C, इसको क्या नाम दिया, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। प्रपोर्शन है विद कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। ए को क्या कहा, फर्स्ट प्रपोर्शन, बी को सेकेंड प्रपोर्शन, सी को थर्ड प्रपोर्शन, ए और सी को क्या कहा, एक्सट्रीम टर्म्स, बी को क्या कहा, मिडिल टर्म या मेन टर्म। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और उसके बाद लॉज ऑफ प्रपोर्शन में जो है आए, और मैंने कहा ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में डी। पहला फॉर्मूला इनवर्ट टेंडो, वो मेरा क्या हुआ, B अपॉन में A इक्वल टू D अपॉन में C। सेकेंड फॉर्मूला मेरा क्या हुआ, ऑल्टरनेंडो, इसको अगर ऑल्टरनेट करूं A अपॉन में C दिस इज इक्वल टू B अपॉन में D। नेक्स्ट मेरा आया कॉम्पोनेंडो, फॉर्मूला क्या हुआ, A प्लस B अपॉन में B दिस इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन में D। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आया, डिविडेंडो, फॉर्मूला क्या हुआ, A माइनस B अपॉन में B दिस इज इक्वल टू C माइनस D अपॉन में D। कंफर्टेबल ने? फिर नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आया, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, A प्लस B अपॉन में A माइनस B दिस इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन में C माइनस D। उसका नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आया, एडेंडो। एडेंडो ने क्या कहा, ये वैल्यू सेम होगी A प्लस C अपॉन में B प्लस D, और सप्रेंडो ने क्या कहा, ये वैल्यू सेम होगी A माइनस C अपॉन में B माइनस D जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल ने? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, इजी चल रहा है? लो जी, तो भाई लास्ट टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम। आखिर हमने प्रपोर्शन पढ़ा, तो ये प्रपोर्शन अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आए तो इसको कैसे जो है हम प्रपोर्शन की मदद से सॉल्व जो है करें। लो जी, वर्ड प्रॉब्लम्स पे जो है आते हैं। लो जी, इसको भी समझें। एक छोटा सा सवाल, इसी सवाल आपको दे रहा हूं। मैंने कहा अगर 10 रुपए से मैं 20 एप्पल्स परचेज कर सकता हूं, अगर 10 रुपए से 20 एप्पल परचेज कर सकता हूं, तो बताओ 50 रुपए से कितने एप्पल्स परचेज करूंगा। सिंपल, आप निकाला 100। कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड। 10 रुपए से 20 एप्पल तो 1 रुपए से 2 एप्पल, तो 50 रुपए से 100 एप्पल जो है आ जाएंगे। ये आपने बचपन से अच्छे से जो है आपने सीखा हुआ है। मैं बस एक नया तरीका जो है सिखा रहा हूं, प्रपोर्शन की मदद जो है अगर आप लेना चाहें तो मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो। जो रिलेशन 10 रुपए का 20 एप्पल के साथ है,
जो रिलेशन 10 रुपए का 20 एप्पल के साथ है, ऐसा ही रिलेशन नए 50 रुपए का नए एप्पल के साथ जो है होना चाहिए। हमने कहा बस ध्यान रखना रुपए का रिलेशन एप्पल के साथ, तो पहले भी यहाँ पे रुपए और एप्पल जो है आ जाए। जो रिलेशन 10 का 20 के साथ है, वही रिलेशन 50 का नए एप्पल के साथ जो है होना चाहिए। अब अगर आप ये स्टेटमेंट अगर आप बना सकें तो फटाफट चेक करो। आपने क्या कहा, 10x इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 100। यूनिटरी मेथड आपको आता है, एक बार ये नया मेथड एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, पसंद आए तो रख लेना, छोड़ना चाहे आप छोड़ सकते हैं। तो भाई प्रोपोर्शन नॉर्मली इन चीजों में थोड़ा सा मदद जो है करता है कि आप यूनिटरी मेथड की जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट जो है बस आपको जो है मिल रहा है। कंफर्टेबल है। ऐसी एक सवाल और अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा अगर 10 रुपए से 20 एप्पल जो है मिलते हैं तो बताओ 50 एप्पल्स कितने रुपए में मिलेंगे। तो भाई कितने रुपए में, 25 रुपए। भी आपको पता है मैंने बहुत इजी वैल्यूज ली हैं कि आप समझ पाए, जो आप यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं वही आप इससे भी जो है कर सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट वही है, आपने क्या कहा, जो रिलेशन 10 रुपए का 20 एप्पल के साथ है वही रिलेशन रुपए पहले आएगा, क्योंकि रुपए का रिलेशन क्वांटिटी, तो नए रुपए का 50 एप्पल के साथ जो है होना चाहिए। बस ये ध्यान रख लेना कि भाई रुपए का रिलेशन क्वांटिटी, तो रुपए का रिलेशन क्वांटिटी जो है आना चाहिए। अब आप अगर सॉल्व करोगे, आपने कहा 20x इक्वल टू 500, x कितना आ गया, 25 जो है आपका आ जाएगा। कंफर्टेबल है। लो जी एक सवाल और आप जो है कर बताएं। मैंने कहा अगर मैं 4 घंटे में इफ आई कवर अ डिस्टेंस ऑफ 127 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, अगर 4 घंटे में 127 किलोमीटर मैं ट्रेवल करता हूं, तो मैंने आपसे पूछा तो 9 आवर्स में मैं कितने किलोमीटर ट्रेवल जो है करूंगा। अगर 4 घंटे में 127 किलोमीटर, तो बताओ 9 आवर्स में कितने किलोमीटर। हाँ जी 285.75। भाई आपने चाहे यूनिटरी मेथड लगाओ, पर मैंने वही सेम का, जो रिलेशन 4 आवर्स का 127 किलोमीटर के साथ है वो रिलेशन 9 आवर्स का नए किलोमीटर के साथ जो है होना चाहिए। ये मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, कितना टाइम लगेगा, मे बी 4-5 सेकेंड। उसके बाद फटाफट से इसको मल्टीप्लाई किया, 127 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, तो बताओ x कितना आ रहा है, 285.75 किलोमीटर जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है। लो जी अब ध्यान से बताना, दिल मत तोड़ना। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, कितने सवाल दिए थे, 40। तो भाई 40 क्वेश्चंस, और आपने कितने टाइम में कर लिए थे, हाँ जी कितने टाइम में, 10-15 मिनट में। तो आपने कहा सर 40 क्वेश्चंस 15 मिनट में आपने कर लिए। मैंने आपको कहा आप आइडियली मैक्सिमम कितने आवर्स पढ़ सकते हैं, 4 आवर्स। तो अगर 4 आवर्स आप इसी स्पीड से पढ़ें तो बताओ कितने क्वेश्चंस आप 4 घंटे में कर लोगे। तो भाई 610, 640, 90, आराम से चेक कर लें, 640, 900, 640, 90। चलो जी पूछ लेता हूं, कितने बच्चे कह रहे हैं 900 आंसर है, कुछ हाथ खड़े हैं, वेरी गुड। कितने कह रहे हैं 640 आंसर है, कुछ ज्यादा हाथ खड़े हैं, वेरी गुड। कितने कह रहे हैं 90 आंसर है, इसमें भी कई हाथ जो है खड़े हैं। तो आराम से आप चेक कर लें, फिर से 1 मिनट लगाएं। पेपर का सवाल है, पेपर का सवाल है, हो सकता है तीनों ही गलत जो है हो जाए, आराम से चेक कर लें। 240, एक आंसर और आ गया है 240। इतना ही आपका पेपर है। कह दो सीए बड़ा मुश्किल है, बाई गॉड टेंशन हो गई, डिप्रेशन आ गया है, मेरा सीए कैसे होगा। हाँ जी करें शुरू, चलो जी फिर से शुरू करते हैं। कितने बच्चे कह रहे हैं आंसर इज 240, एक हाथ खड़ा है। कितने कह रहे हैं आंसर इज 900,
900, एक हाथ खड़ा है, कितने करें 640, कुछ ज्यादा हाथ खड़े हो गए और कितने करें, आंसर इज 90। अभी भी हाथ जो है खड़े हैं, आराम से चेक करो। हाँ जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं, फिर से चेक कर लो। जो रिलेशन 40 क्वेश्चंस का 15 मिनट के साथ है, वही रिलेशन, आराम से चेक करो, जो रिलेशन 40 क्वेश्चंस का 15 मिनट के साथ है, वो रिलेशन पहले क्या आएगा, पहले क्वेश्चंस आएंगे या टाइम आएगा? पहले क्वेश्चंस निकालने, कुछ बच्चे तो यही गड़बड़ करते हैं। तो 40 का रिलेशन जो 15 के साथ है, वही रिलेशन नए क्वेश्चन का नए टाइम के साथ होगा। यहाँ टाइम 15 मिनट गिवन है, यहाँ पे आवर्स गिवन है, सिमेट्री बनानी पड़ेगी। तो भाई ये 4 आवर्स कितने मिनट हो गए? हाँ जी, हमने कहा 4 into में 60। तो भाई ये अगर रिलेशन बना लिया, अब आराम से आप चेक करो, 15x इक्वल टू 40 into में 240। तो बताओ x कितना आ रहा है? 640 क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। और इतना मेरे को उम्मीद है आपके पेपर से पहले इतनी स्पीड हो जाएगी, 4 घंटे में 640 सवाल तक जो है आप कर लोगे। तो बस ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं, सिर्फ 4 घंटे, ये तो मैंने कहा था मैक्सिमम 4 आवर्स जो है पढ़ना है। 4 घंटे में 640 क्वेश्चन बस आप कर लेना, उसके बाद फिर आपको जो करना है करते जो है चले जाना। इतनी स्पीड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाती। बच्चे कहते हैं सर इतनी स्पीड जो है हमारी हो जाती है। भाई हम 4 आवर्स में 600 के अराउंड क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं, पूरा मैथ्स जो है आपका रिवाइज जो है हो जाएगा। बट डेली बेस पर इसी स्पीड के साथ जो है आप रिवाइज करते जाना, इसी स्पीड के साथ प्रैक्टिस जो है करते जाना, सीए फिर बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, अगर स्पीड गड़बड़ करी, 4 घंटे में 4 सवाल कर रहे हो, 1 घंटे में 1 सवाल, बाई गॉड मैं थक गया, तो फिर मुश्किल जो है हो जाएगी। कंफर्टेबल है? तो लो जी, एक बार प्रपोर्शन, इतना ही था। प्रपोर्शन को यहीं पर जो है विराम देते हैं। पहले कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, वो डिस्कस जो है करते हैं। लो जी, तो अपनी प्यारी सी पतली किताब जो है निकाल लीजिए। हाँ जी, अपनी प्यारी सी पतली किताब जो है निकाल लें। बिल्कुल पतली सी किताब है, इससे पतली किताब बन नहीं पाई। हमारे पब्लिशर ने कहा सर किताब निकाल रहे हो, कुछ पेजेस तो डालने पड़ेंगे, तो मजबूरी में इतनी पतली किताब जो है निकालनी पड़ी। लो जी, पेज नंबर 25। चलो जी, पेज नंबर 25, बिगनर स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पेज नंबर 25 में किसी को कोई भी डाउट हो, पेज नंबर 25, इनको फटाफट से माइक जो है दे दीजिए। लो जी, पेज नंबर 25। सर आपने क्वेश्चन 4 में आपने कहा था कि मतलब मैंने क्वेश्चन 4 में भी कुछ भी नहीं कहा सर, मतलब नहीं आपने कह रहे, मतलब जबरदस्ती आप मेरी जुबान पर आप शब्द डाले। सर आपने क्वेश्चन 4 में कहा था, मैंने कुछ कहा ही नहीं क्वेश्चन 4 में। अब बोले सर, आप आपने क्या वो कहा कहना था चाहते? आप मुझे कह रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ बोले। सर आपने कहा था कि मैंने नहीं कहा, मैंने भी क्वेश्चन 4 डिस्कस ही नहीं किया। कह रहे क्वेश्चन 4 में आपने कहा था। सर क्वेश्चन 4 में नहीं, उससे पहले कह रहा हूँ, कंसेप्ट हाँ तो ऐसे बोलो ना, आप ये क्यों कह रहे क्वेश्चन 4 में मैंने कहा था? हाँ चलो, कंसेप्ट में कहा था। हाँ, रेशियो में यूनिट्स डिफर कर सकते हैं। हाँ, रेशियो में यूनिट डिफर कर सकते हैं। तो सर अगर 30:4 करेंगे तो हाँ, तो भाई एक बच्चे का डाउट हमेशा आता है, सर क्वेश्चन नंबर 4, सर ध्यान से आप चेक करें, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 30 मिनट्स एंड आपका 4 आवर्स? तो आपने कहा सर रेशियो में यूनिट डिफर कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल कहा था, पर थोड़ा सा आप ध्यान से अगर आप सुनते तो शायद बात समझ आती। जैसे स्पीड, मैंने कहा स्पीड में क्या होते हैं, यूनिट्स अलग जो है होते हैं। आई ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्या ये रेशियो है कि नहीं है? रेशियो है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो स्पीड आप कैसे डिनोट करते हो? आप क्या कहते हो? आप इसको जब कैंसिल करते हो तो क्या आप 60:1 कहते हो? नहीं, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हुआ। आप क्या बोलते हैं? 60 किलोमीटर पर आवर। रेशो ये आती है। मैंने कहा यूनिट अलग होंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा। मैं कभी 60:1 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 60 किलोमीटर इज टू आवर। आपका जो है आ जाएगा। वही सेम बात करें, अगर यहां पर रेशो आपने कहा सर मैं मिनट्स और आवर्स में ही रखना चाहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा 30 मिनट अपॉन में, भाई 30 मिनट
अपॉन में 4 आवर्स आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। ये डिवाइड बाय 2, ये कितना हो गया 15, ये हो गया 7.5। तो आप क्या कहोगे 7.5 मिनट डिवाइडेड बाय आवर, ये आप जो है कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो चुके हैं, इस रेशियो में यूनिट कैंसिल है। अब मुझे इसका मतलब यूनिट को कैंसिल भी करना है। अब मैं क्या करूं, इसका मतलब मिनट और आवर्स नहीं, मेरे को इसको या तो दोनों को आवर्स में लाना पड़ेगा या दोनों को मिनट्स में जो है लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा 30 मिनट और नीचे क्या आया 4 इंटू में 60 मिनट, इसलिए ये कैंसिल हुआ। अब यहां से ये कैंसिल हुआ, शायद 1:8 आंसर जो है आ रहा होगा। तो क्वेश्चन 4 में ये कह रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन 4 मैंने और कुछ भी जो है नहीं कहा था, ठीक है जी। कंफर्टेबल नहीं तभी कहा था कंसेप्ट पकड़ लेना, आप कंसेप्ट को इंटरचेंज कर दोगे तो गड़बड़ जो है हो जाएगी। यूनिट डिफर करेंगे तो आप इसको कैंसिल जो है कभी भी नहीं जो है कर सकते। फॉरेक्स रेशियो $/रूपीज जो है हमेशा जो है आता है। कंफर्टेबल है, लो जी। तो भाई पेज नंबर 25, इसमें और कोई भी डाउट हो, इजी चल रहा है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सबने जो है कर लिया होगा। एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा सा सवाल क्वेश्चन नंबर 7 आप सबने कर लिया कि नहीं करा? कर तो लिया होगा। बस एक बात जानना चाहूंगा आपने इसको कैसे किया। 7:9 इज सेम एज ऑप्शन ए है 35:54, ऑप्शन बी है 77:90, ऑप्शन सी है 84:63, ऑप्शन डी है 91:117। तो बताओ जी कैसे सॉल्व किया इसको? कोई मेरी मदद करे? नहीं, एक एक करके कोई मदद करे। इनको फटाफट माइक जो है दे दें, उधर से माइक देना शुरू करें, वहां पर माइक जो है पकड़ा दें। लो जी, आपने कैसे किया? हाँ, कोई भी कर ले, जल्दी से बताएं। सर मैंने डी पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। सिर्फ डी को किया, एबीसी हाँ। छोड़ दिया? नहीं, बाकी हो ही नहीं रहते ना। अच्छा, हाँ, मतलब आपने सिंप्लीफाई जो है करने की कोशिश करी। 7:9 आ गया। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा सर मैंने कोशिश करी सबको सिंप्लीफाई करने की। सर 35:54 मैंने ट्राई किया, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, 5 से नहीं हुआ, फिर बी पर आया, फिर सी पर आया, फिर डी पर आया। डी को जब सिंप्लीफाई किया 7:9 जो है आ गया। कितने बच्चों ने ऐसे किया था, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी? कई सारे बच्चों ने। किसी ने किसी और तरीके से उधर माइक जो है, माइक फटाफट दें। सर इसमें डिवाइड करके चेक कर सकते हैं हम, 7/9 करके और उसके बाद सारे आंसर्स मैच करके। अच्छा चलो ठीक है, एक आंसर इन्होंने और जो है दिया है, चलो चेक करें। एक तरीका और, या वही बात करें जो नॉर्मली क्लास में बच्चे करते हैं, जो देखा मैंने। कुछ बच्चे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर में भी डी तक आए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई यहाँ पर 35 है तो बच्चे करते हैं 7 × 5 हुआ तो ये 9 × 5 होना चाहिए, कैंसिल किया। 7 × 11 है तो 9 × 11 कैंसिल किया। ये 7 × 12 है तो कैंसिल किया। फिर ऐसे करें। कितने बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया था? ऐसे ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने जो है किया। पर जो मेरे को उनकी बात ज्यादा अच्छी लगी, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है, पर ये एक बड़ा क्लेरिकल सा काम जो है किया। सीए या कहूंगा प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल में इतना ही तो फर्क है, आप फिर से वही क्लेरिकल काम जो है करें। इन्होंने क्या कहा, सर सिंपल सा काम था, मैंने 7/9 जो है किया। चेक करो 7/9 कितनी वैल्यू आ रही है? 0.7777। एक वैल्यू जो है कैलकुलेटर पर जो है आ गई। इसको निकालने में कितना टाइम? सर टाइम का ही तो खत्म ही होगा, निकाल दिया। तो ये चेक करें, 1 या 2 सेकंड में आ गया। कह रहे हैं ये वैल्यू किससे मैच हो रही है? फटाफट से 35/54 करो, ये आ रहा है 0.648, कैंसिल। दूसरा 77/90 इक्वल टू 0.855, कैंसिल। 84/63 इक्वल टू 1.33, कैंसिल। 91/117 0.77, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आई? ऐसे करोगे कितना टाइम? 10 सेकेंड। आपने जो किया शायद 1 मिनट जो है आपने लगा दिया। वही सेम टॉपिक आप 10 सेकेंड में भी कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी जो है लगा सकते हो। एक तो आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है, दूसरा आंसर कितनी जल्दी निकाल सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट आप अपना ब्रेन को कितना यूज कर रहे हो। अगर आपने इसमें बहुत दिमाग लगा दिया तो बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। आपने डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, सब कुछ किया, ब्रेन को प्रिजर्व जो है करना है। और वही आप चेक करें, मैंने ब्रेन को सिर्फ एक स्ट्रैटेजी दी, बेटा तो ऐसे करने शुरू कर। डिवाइड किया,
ब्रेन को मैंने इतना यूज किया कैसे शुरू करना है, उसके बाद ब्रेन मेरा आराम से रेस्ट कर रहा है, आपका काम फटाफट जो है हो गया पेपर। क्योंकि बहुत जल्दी आपको 100 क्वेश्चंस करने, या सीए के अंदर वही कहूंगा बच्चे बीच में थक जाते हैं। अगर आप थक गए तो पेपर छूट जाएगा। थकान क्यों होती है? अगर आपने इसी में इतना दिमाग लगा दिया तो सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारी स्टोरी क्या है, मैं आपको पहले तरीका नहीं बताऊंगा क्यों अब आप सारे क्वेश्चन ऐसे करोगे तो मेमोरी बेस्ड हो गया। मैं डेली आपको क्वेश्चन दूंगा, आप अपना बेस्ट लगाओ कि कैसे फटाफट जो है आंसर निकल सकता है, उससे आपका ब्रेन जो है डेवलप होगा। सी की पूरी जर्नी में आपके सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट की एक्सरसाइज है, कैसे आपका ब्रेन जो है डेवलप हो सके। कंफर्टेबल है तो वही, क्या ये सवाल अब हो जाएगा अच्छे से? 10 सेकंड में कर लोगे? चलो जी, तो पेज नंबर 25 किसी को और कोई डाउट हो? लो जी, फिर आए पेज नंबर 26, इसमें किसी को कोई डाउट हो? पेज नंबर 26 कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कुछ बच्चे पूछ लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ 6:19? तो 6:19 का इनवर्स क्या होगा? 19:6। ये आंसर इनवर्स रेशियो आ गया, पर ऑप्शन में जो है गिवन नहीं, तो फिर क्या किया होगा? अब वही इसके साथ कौन सा मैच जो है करता है, तो वही इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38/12 जो है आ गया। ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्या करोगे? 19 डिवाइड बाई 6 वैल्यू निकाल दो जो चारों ऑप्शन से मैच जो है आपकी जो है कर जाए। तो इनवर्स रेशियो क्या है? 19:6। अब ये वैल्यू किस ऑप्शन के साथ मैच करती है वो आप जो है निकाल लेना। कंफर्टेबल ने? लो जी, पेज नंबर 26 इसमें किसी को और कोई भी डाउट हो? फिर पेज नंबर 27 इसमें किसी को कोई भी डाउट हो? पेज नंबर 27 कोई डाउट नहीं है, सबने अच्छे से कर लिया है। लो जी, इनको माइक जो है फटाफट दे दें। सर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31। हाँ सर कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ रही थी सर। बहुत लंबी पड़ रही थी? हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं सर 31। अब ये वाली कैलकुलेशन भी आपको बड़ी लग रही है तो बेटा फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 3, 9 डिवाइडेड बाय 13, 26 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 15। कंपाउंड रेशियो जो है निकालना है, तो वही कैसे सॉल्व करें? ये शायद 13 और 26, ये आपका आ गया। ये शायद 3, 3, 9 और यहां से ये शायद 5 आया, तो 2 into 2 4, 4 4 16 अपॉन में 25। ये आपको लंबी लगी कैलकुलेशन? ऐसे मत कर बेटा, देख ये तो कुछ भी नहीं इतना। चलो कोई बात नहीं, कुछ गलत कैंसिल कर दिया होगा तो गड़बड़ जो है हो गई होगी। लो जी, पेज नंबर 27 सबका हो गया। कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक में भी शायद आपने करी होगी। फिर से तभी एक एक सवाल करते जाओ, जहां अटक गए फिर से कोशिश करो, आपको इसको सॉल्व जो है करना है। पेज नंबर 28 अप टू क्वेश्चन नंबर 40। लो जी, पेज नंबर 28 अप टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 तक किसी को कोई भी डाउट हो? कोई डाउट नहीं है, सबने अच्छे से कर लिया है। लो जी, एक सवाल कभी कभार बच्चे जो है पूछ लेते हैं, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, वैसे आपको शायद डाउट नहीं, पर शायद कोई बच्चे भी स्टार्टिंग में होते हैं कि आंसर नहीं निकला, मे भी शायद शर्म आ रही है पूछने की, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेक करें क्वेश्चन नंबर 35, कह रहे हैं घनश्याम अर्न्स 1,50,000 इनकी कमाई है। 35 से शुरू करके 36 पर आ रहा हूं और कह रहे हैं एंड ही सेव्स कितना? 50,000। तो भाई कमाया कितना? 1,50,000, सेव कितना किया? 50। तो बैलेंस 1 लाख का क्या किया होगा? स्पेंड कर दिया होगा। तो भाई इतना सा शायद बच्चे नहीं कर पाए थे, तो क्वेश्चन में 35 में कहा था अर्निंग और सेविंग का रेशो, ये बच्चे निकाल लेते हैं। 36 में कह रहे थे सेविंग और स्पेंडिंग का रेशो निकालने, तो 50,000 इज टू 1 लाख। ये जो है कुछ बच्चे अटक जाते हैं, तो भाई अर्निंग गिवन है, सेविंग गिवन है, स्पेंडिंग निकाल दें, रेशो जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल ने? क्वेश्चन 40 तक किसी को और कोई डाउट हो?
सबका अच्छे से हो गया है? तो लो जी भाई, क्वेश्चन 40 तक जो है आपका हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक जो है और कर लेते हैं, और आज का होमवर्क जो है वो आप करेगा इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 54 ये कंप्लीट कर लेना, और बिगिनर स्टेप 2 जो है वो भी आप कर लेना। कितने सवाल ने बिगिनर स्टेप 2 में? हाँ जी, कितने? मात्र 49। तो 1 से लेके 49 जो है आप कर लीजिएगा। तो भाई छोटे छोटे सवाल नहीं, तो बिगिनर स्टेप 2 जो है ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो बिगिनर स्टेप 1, बिगिनर स्टेप 2 जो है आप कर लीजिएगा। लो जी, 15 मिनट और लगाते हैं, एक छोटा सा टॉपिक जो है और कर लेते हैं। लो जी, और टॉपिक का नाम लिखें यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लो जी, एक छोटा सा टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। लो जी, एक छोटा सा टॉपिक का नाम है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कोई भी चीज आप मेजर करते हैं उसके कुछ यूनिट्स जो हैं आपने सीखे होंगे। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो डिस्टेंस को मेजर कैसे करते हो? किलोमीटर में, मे बी मीटर में, मे बी सेंटीमीटर में, मे बी मिलीमीटर में जो है आप मेजर करते हैं। अगर वेट को मेजर करना है तो कैसे करते हो? किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में जो है करते हैं। ऐसे अगर लिक्विड आइटम है, लीटर्स, मिलीलीटर्स में जो है आप मेजर जो है करते हैं। अब पेपर में कई बार आया था भी कितने किलोमीटर, कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर जो है हो गया, कितने किलोलीटर, कितने मिलीलीटर के बराबर जो है आ गया। तो क्या ये चीजें आपको अच्छे से आती हैं या इसमें भी हाथ थोड़ा सा तंग है? कोई बात नहीं, तभी फाउंडेशन है। फिर से वो सारी चीजें आपको फिर से सिखा रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा भाई सीए को ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए, बट डिस्टेंस उसको भी मेजर जो है करना आना चाहिए। तो भाई कितने किलोमीटर, कितने मीटर बन रहा है, कितने सेंटीमीटर, कितने मिलीमीटर जो है बन रहा है। पहले बताएं, क्या ये चीजें आपके करियर में कहीं पर काम आएंगी? मेजर, डिस्टेंस मेजर करना या वेट मेजर करना, क्या आपके करियर में कहीं पर काम आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है। तो चलो डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर्स में आप क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस करें, किलोमीटर में क्या मेजर करते हैं? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस आप किलोमीटर में मेजर जो है करते हैं? कोई मेरी मदद करें, किलोमीटर में आप कौन सा डिस्टेंस मेजर करते हैं? हाँ जी, उनको फटाफट माइक जो है दे दें। क्या मेजर करते हैं आप? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो यहीं खड़ा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किलोमीटर हुआ? बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी कार और एनीथिंग एल्स। अब फिर वही बात करो, मैंने कार बस एक गियर पे लगा के ब्रेक मार दी, कितना किलोमीटर हुआ? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हाँ तो पूरा अच्छे से करो ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप क्यों चल रहे हो? चलो हम कोई दम शराब थोड़ी खेल रहे हैं, पर एक जवाब दिया हम आंसर दे रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो। चलो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस, तो एग्जाम्पल पूछा है, कौन सा ऐसा डिस्टेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रेवल जो है करें? इनको माइक जो है दें। ऐसा कोई डिस्टेंस आपने किलोमीटर में मेजर किया हो? कभी भी हम कोई ट्रिप पे जाते हैं तब हम मीटर रीसेट कर लेते हैं। चलो कार ठीक का। है। हाँ, अगर कहीं किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, भाई दिल्ली से शिमला जो है जा रहे हैं, मसूरी जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, तो मे बी हम किलोमीटर्स में जो है उसको मेजर जो है करते हैं। या मैं कहूँगा आपके घर से इंस्टीट्यूट आप जो है आए हैं तो डिस्टेंस शायद आपने किलोमीटर्स में जो है लिया होगा। आई होप सेंटीमीटर तो नहीं आ पाओगे ना, कितने सेंटीमीटर में मेरा घर और मेरा इंस्टीट्यूट जो है आ रहा है। तो मे बी डिस्टेंस थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो उसको हम किलोमीटर्स में मेजर जो है करते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, मीटर में मेजर क्या करते हो? इनको माइक दें। मीटर में मेजर आप क्या करते हैं? फटाफट से माइक पहुंचाएं। हाँ जी, मीटर में क्या मेजर? रनिंग ट्रैक्स। रनिंग ट्रैक्स उन्हें का एथलीट है, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, हम वो जो है मेजर करते हैं। और मीटर में क्या मेजर कर सकते हैं? इनको माइक जो है फटाफट से दे दें, फिर पीछे माइक जो है देंगे। हाँ जी, नियर बाय शॉप्स।
नियर बाय शॉप्स, अच्छा शॉप्स अगर नियर बाय हैं तो मीटर में, शॉप्स अगर दूर हैं तो किलोमीटर में, नियर बाय हैं तो मीटर्स में जो है कर दें। चलो एक लास्ट जो है उनसे ले लेते हैं, या इन कुछ फटाफट से दोनों को पकड़ा दें फटाफट से। हाँ जी, मीटर में क्या मेजर करते हैं? शॉर्ट गारमेंट्स, गारमेंट्स क्लोथ, नहीं, एक होती है शर्ट, शर्ट मीटर में नहीं होती है। शर्ट एंड एक होता पैंट है क्लॉथ, ऑल्सो। हाँ एक होता है क्लॉथ, तो आप क्लॉथ कह रहे हैं मीटर में करते हैं, तुम कपड़ा ही बेचोगे। हम यहाँ सीए की बात कर रहे हैं। नहीं, ये इन्होंने कहा सबका एकदम से आया था, जैसे होता है ना मीटर में क्या मेजर, पूरी क्लास ने कानफूसी करी, क्लॉथ, कपड़े नाप लो तुम। यहाँ सीए के हम सोच रहे हैं एस्पिरेशन बड़ा सोचेंगे, तुम कपड़ा ही नापते रहोगे। पता नहीं, मतलब ये हर बैच का पहला एग्जाम्पल है, मीटर में क्या नापते, कपड़ा। स्कूल में तुमने इतना रट्टा मार रखा है और कुछ नहीं नाप सकते। एटलीस्ट अच्छा लगा कि रनिंग ट्रैक नाप रहे हैं, कुछ हो, तुम कपड़े नापते रहो और कुछ नहीं। चलो ठीक है जी, तो मतलब मीटर में बहुत कुछ जो है नाप सकते हैं। अच्छा सेंटीमीटर, स्केल, अब नहीं, अब तुम एक स्केल से दूसरे स्केल को नापोगे, ये कितने सेंटीमीटर का स्केल है, सेंटीमीटर में तुम स्केल नापोगे कि स्केल से किसी को नापोगे? चलो तुम स्केल नाप लेना, ठीक है, वेरी गुड। सेंटीमीटर में हाइट में भी हमारी हाइट जो है सेंटीमीटर्स में जो है हमारी जो है आ जाती है। अच्छा मिलीमीटर, मिलीमीटर बुक्स की थिकनेस, नॉर्मली जब थिकनेस की बात होती है, ग्लास की थिकनेस, बुक्स की थिकनेस, प्लास्टिक की थिकनेस, वो नॉर्मली मिलीमीटर में आती है। और क्योंकि आप सबका उठना बैठना जो है भी बिजनेस वर्ल्ड में है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये सारी चीजें भी, आप जो है कॉस्ट कटिंग जो है, आप कॉस्ट कंसल्टेंट जो है बनते हैं। थिकनेस हल्की सी भी कम हो जाए उतने कॉस्ट जो है वेरिएशन जो है आ जाते हैं। तो भाई वो सारी चीजें जो है आपको सिखाएंगे। तो भाई कोई भी प्रोडक्ट की थिकनेस कितनी है, हल्का सा भी थिकनेस कम कर दें, कॉस्ट में बहुत वेरिएशन जो है आ जाते हैं। तो भाई सारी चीजें आपकी जिंदगी में जो है चाहिए। अच्छा अब वेट की बात करें तो केजीज में क्या आप वे करेंगे? अच्छा खुद का ही वेट, आपका इस धरती पे कितना भार है, हाँ तो कितना बोझ आपने धरती पे जो है ले आए, तो वो आप केजीज में जो है कर सकते हैं। अच्छा फिर ग्राम में क्या मेजर करते हैं? वेजिटेबल्स, चलो गोल्ड थोड़ा सा बेटर है, तुम सब्जियां बेच लो कम से कम। इन्होंने सुनार की दुकान तो खोली, तो गोल्ड डायमंड में भी हम ग्राम में, बाकी जो सी नहीं बनेंगे रेडी का ठेला लगाएंगे तो वो उसमें नापते रहेंगे, आधा किलो धनिया ले लो, पुदीना ले लो, ठीक है वेरी गुड। तो वही ग्राम्स में ठीक है भाई, आपके पल्सेस, राइस, ये सब 500 ग्राम्स में, गोल्ड में भी ग्राम्स में आता है। फिर मिलीग्राम, दवाइयां नॉर्मली मेडिसिन मिलीग्राम में जो है होती, इतनी एमजी, मतलब सारी चीजें जो है काम जो है आती, ऐसी लीटर्स मिलीलीटर जो है आ जाते हैं। अब बच्चों को दिक्कत क्या है, कितना किलोग्राम, कितना मिलीग्राम हो गया, या कितना किलोमीटर, कितना सेंटीमीटर हो गया, उसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसके 3 बेसिक कंसेप्ट है, उसको आप समझ लें तो बात अच्छे से क्लियर जो है हो जाएगी। भाई सिंपल सा है, 3 शब्द हैं, 1 इज किलो, किलोमीटर, किलो लीटर, किलोग्राम, कहीं पर भी किलो जो है आ जाए, किलो मीन्स, कहीं पर भी किलो आ जाए, किलो मीन्स 1000 टाइम्स हायर। कंसेप्ट को पकड़ लें, कहीं पर किलो आ जाए, किलो का मतलब क्या होता है, 1000 टाइम्स हायर जो है आ रहा है। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 किलोमीटर, तो भाई ये जो किलो है इसको एक बार हटा दो, क्या रहा 1 मीटर। इस 1 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई जो है कर दें, इसका मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना हो गया, 1000 मीटर जो है आ गया। यदि बात समझ आती है तो भाई 1 किलोमीटर, तो किलो हटाओ, जो बच गया उसको 1000 से मल्टीप्लाई जो है करना है। मैंने कहा भाई 5 किलोग्राम, बताओ कितने ग्राम हो जाएगा। तो हमने कहा एक बार किलो हटा दो, 5 ग्राम इंटू में 1000 कितना हो गया, 5000 ग्राम जो है आपका जो है आ जाएगा। 10 किलो लीटर, तो 10 किलो लीटर 10 इंटू में 1000, तो भाई 10,000 लीटर जो है आ जाएगा। तो कहीं पर भी किलो शब्द आ जाए उसको एक बार हटा दो, जो बच गया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई जो है करना है। ये बात समझ आती है। ऐसे ही एक दूसरा शब्द जो है आता है वो है मिली।
कौन मिली? कोई नहीं मिली, चुपचाप पढ़ लो. मिली मीन्स 1000 टाइम्स लोअर. तो जिस दिन आपको मिली आपकी खुशियां 1000 टाइम्स लोअर. तो भाई मिली का मतलब 1000 टाइम्स लोअर. तो भाई आराम से चेक करें. मैंने कहा फॉर एग्जांपल 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम. तो आराम से चेक कर लें. मिली हटा दो, क्या रह गया? 1 ग्राम. तो जैसे ग्राम को मिली, ग्राम क्या हो गया? 1 ग्राम डिवाइड हो गया कितने से? 1000 से. 1000 टाइम्स लोअर, ये 1000 कम जो है हो गया. तो मिली हटाया, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 जो है आपका आ गया. और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या कह सकता हूं? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. इतनी बात समझ आती है? ऐसी मैंने कहा, लो जी चेक कर ली. मैंने कहा 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर. इसका मतलब पहले इसको हटाओ, क्या रह गया? 10 मीटर. 10 मीटर और मिली का मतलब 1000 से डिवाइड जो है आप जो है कर दें. यदि बात क्लियर है? 1000 से डिवाइड जो है आप कर दीजिए. तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है 10 मिलीलीटर जो है आपका आ जाएगा. या मैं इसको अगर यहाँ पे कैंसिल कर दूं, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 10 मिलीमीटर. तो यहाँ पे 1 मीटर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया? 1000 मिलीमीटर जो है आ जाएगा. कंफर्टेबल है? तो जहां पर मिली शब्द आया उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड जो है कर दीजिए. और लास्ट, लो जी, और लास्ट कहीं पर भी शब्द आ जाए सेंटी, CENTI, ये S से शुरू नहीं है, C से शुरू है, इसलिए सेंटीमेंटल नहीं होना. यहाँ पे सेंटी, CENTI. सेंटी मीन्स 100 टाइम्स lower. It means 100 times lower. लो जी, मैंने कहा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब पहले इस शब्द को हटा दो. अब क्या रहा? 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100. तो मैंने पूछा 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर जो है आ जाएगा. तो भी 3 टर्मिनोलॉजीज. किलो जब भी आ जाए तो क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई. अगर मिली आ जाए 1000 से डिवाइड. अगर सेंटी आ जाए 100 से डिवाइड जो है करना है. ये बात समझ आई? ये तो कंसेप्चुअली हो गया. अब पेपर में क्योंकि टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम होगा, पहले मैं डिवाइड करूं फिर मल्टीप्लाई करूं, तो इसका एक शॉर्टकट जो है बनाया है वो जल्दी से आपकी मदद जो है कर लेगा. तो एक छोटा सा शॉर्टकट जो है बनाया, KBC मोड. आई होप आप टीवी देखते होंगे. टीवी देखते नहीं देखते हैं? टीवी का एक दूसरा नाम है इडियट बॉक्स, सुना होगा. सुना ही नहीं सुना? टीवी को बोलते हैं इडियट बॉक्स. तो आप सब टीवी देखते हैं या नहीं देखते वो आपके ऊपर है. चलो एनीवेज इस पर हम चर्चा जो है नहीं करते. तो भाई KBC मोड. तो भाई हमने टीवी का KBC मोड जो है ऑन किया. K का मतलब किलो, B का मतलब मैंने कहा बेस, C का मतलब सेंटी और M का मतलब मिली. तो एक सिंपल सा पैटर्न जो है बनाया. अगर मेरे को किलो से बेस पर जाना है, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर? बेस क्या है? मीटर. तो भी 1000 से मल्टीप्लाई जो है कर देना. 1 किलोग्राम इज हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम. अगर बेस से सेंटी पर जाना है, यहां से 1 0 कम कर दो, 100 जो है आ जाएगा. 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. अगर सेंटीमीटर से मिली पर जाना है, 1 0 और कम कर दो, 10 जो है आ जाएगा. 1 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर जो है आ जाएगा.
कंफर्टेबल नहीं? तो भाई अगर आपको किलो से बेस पे जाना है 1000 से मल्टीप्लाई, बेस से सेंटी पे जाना है 100 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली पे जाना है 10 से मल्टीप्लाई। अगर किलो से सेंटी पे जाना है तो क्या करोगे? पहले 1000 से मल्टीप्लाई फिर 100 से मल्टीप्लाई। अगर बेस से मिली पर जाना है दोनों स्टेप, पहले 100 से मल्टीप्लाई जो वैल्यू आएगी फिर 10 से मल्टीप्लाई जो है करना है। और अगर बैकवर्ड जाना हो मिली से सेंटी पे जाना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड जो है करेंगे। अगर मिली से सेंटी पे जाना है 10 से डिवाइड, सेंटी से बेस पे जाना है 100 से डिवाइड, बेस से किलो पे जाना है 1000 से डिवाइड जो है करेंगे। कर सकते हैं। 2-3 सवाल एक बार करके देखते हैं। मैंने आपसे पूछा, मान लीजिए 5 kg इज हाउ मेनी ग्राम। तो भाई ये बेस है तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये 5000 ग्राम जो है मेरा आ गया। मैंने कहा 6.5 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर। हाँ जी, कितना आ जाएगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया 6500 मीटर। मैंने कहा 6.5 किलोमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर। अब पहले मैं यहां तक पहुंचा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से, तो 6500 2 0 और जो है आगे ये क्या बन गया? सेंटीमीटर। मैंने पूछा हाउ मेनी मिलीमीटर, यहां तक पहुंच चुका, अब इसमें 1 0 और लगा दिया, 6500 00 1 0 और लगाया तो ये मेरा मिलीमीटर जो है आ जाता है। कंफर्टेबल है? ऐसे ही अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई मान लीजिए 78500 मिलीमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर। मिलीमीटर सेंटी, 1 0 हटा दो, ये क्या हो गया? 7850 सेंटीमीटर। मैंने आपसे पूछा आपका 7, लो जी, मैंने आपसे पूछा 7850 सेंटीमीटर इज हाउ मेनी मीटर। तो 2 0 हटाने हैं, ये कितना हो गया? 78.5 मीटर जो है आपका आ जाएगा। हाउ मेनी किलोमीटर, इसको फिर डिवाइड कर देना, आंसर जो है आ जाएगा। कंफर्टेबल है? पेपर में सवाल कैसा आता है? तो भाई 2-3 सवाल करके देखते हैं। मैंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ 4 kg 4 किलोग्राम एंड 20 ग्राम। 4 किलोग्राम एंड 20 ग्राम। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? अगर यूनिट हटानी है या तो दोनों को केजीज में ले आओ या दोनों को ग्राम, तो बेटर कौन सा है? दोनों केजी में या दोनों ग्राम में? दोनों ग्राम में वो लगता है। डेसिमल रिमूव कर दें तो इसको ग्राम में लाना है। ग्राम इज अ बेस, तो ये कितना हो गया? 4000 ग्राम इज टू 20 ग्राम। बताओ जी आंसर कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना? 200 इज टू 1 जो है आ गया। कर लोगे फटाफट? ऐसे मैंने पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ 2.5 किलोमीटर एंड 5000 मिलीमीटर। 2.5 किलोमीटर एंड 5000 मिलीमीटर। किलो से मिली पर जाने, स्टेप बाय स्टेप चलना। पहले मीटर पर पहुंचो तो कितने से मल्टीप्लाई? 1000, तो 2.500, ये क्या हो गया? मीटर। स्टेप बाय स्टेप पहले बेस पर आया, अब सेंटीमीटर पे जाना है, 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 और लगाए, ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। मेरे को मिलीमीटर पे जाना है, 1 0 और लगाया, ये मेरा क्या हो गया? मिलीमीटर। तो भाई मिलीमीटर और ये इतना कितना है? 5000 मिलीमीटर। अब इसको कैंसिल जो है कर लो, आंसर कितना आया? 500:1 जो है आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आराम से करते जाओ, कहां से कहां तक जाना है उतने मल्टीप्लाई। स्टेप बाय स्टेप किलोमीटर से पहले मैं मीटर पर आया, 1000 से मल्टीप्लाई, फिर सेंटीमीटर पर आया 100 से मल्टीप्लाई, फिर मिलीमीटर पर आया 10 से मल्टीप्लाई। आराम से सॉल्व जो है हो जाएगा। लो जी, और आज का आखिरी सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ, लो जी, फाइंड द रेशियो ऑफ 35 सेंटीमीटर एंड 25 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर कितना? 10। तो हमने कहा भाई 350 अपॉन में 25। बताओ जी आंसर कितना? हाँ जी, 14:1 जो है आंसर आ जाएगा।
कंफर्टेबल हैं। तो लो जी, आज के लिए इतना ही जो है पढ़ना है। आपका होमवर्क क्या है? बिगनर स्टेप 1 पूरा कंप्लीट कर लेना, बिगनर स्टेप 2 पूरा जो है कंप्लीट कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।